हाँ जी। ठीक यस है, अब सर। आप म्यूट कर लीजिए आप सब लोग अपने आप को, यस सर। जिससे कि और जब कुछ पूछना हो तो यू कैन अनम्यूट। तो गार्डनिंग इन एक्सेसिव, आपकी आवाज कम कर लीजिए। गार्डनिंग इन एक्सेसिव रेन मतलब इस अभी कुछ समय से दिल्ली में भी, दिल्ली में बहुत अच्छी, अभी कौन आ गया, 8 मिनट। हाँ, दिल्ली में बहुत अच्छी बारिश हुई, सब जगह अच्छी बारिश हुई, और रेंज हमारे लिए एक एक्सचेंज बन गई, एक चैलेंज बन गई कि हम इस रेंज में अपने जो नए प्लांट्स कैसे लगाएं, और जो हैं हमारे पास ऑलरेडी उनको हम किस तरह से सेव करें। ये एक बहुत बड़ा इशू हुआ है। अब इन एक्सेसिव रेंज से क्या क्या नुकसान है? पहला तो सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन का मतलब जब बरसात गिरती है तो ये मिट्टी उछलती है और बहती भी है, गमलों में से भी निकलती है, और अगर अपने ग्राउंड गार्डन्स हैं उसमें से भी निकलती है, और जड़ें ढीली हो जाती हैं, कुछ पौधे गिर भी जाते हैं। तो ये एक नुकसान है, होता है। दूसरा नुकसान होता है कि जब अपने जो न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें से विशेष तौर पे नाइट्रोजन और पोटेशियम है, वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो या तो लीज डाउन होते हैं, लीज डाउन का मतलब नीचे चले गए, या फिर रन ऑफ में बह गए। तीसरा लॉस अपन को जो होता है कि रूट्स, अब क्या होता है कि जमीन इतनी गीली होती है, बाहर का एनवायरनमेंट भी इतनी ह्यूमिड होता है। अच्छा, इसके अलावा वो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इस बरसात में, तो क्या होता है कि अक्सर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, और रूट्स है ना उसको ट्रांसलोकेट नहीं कर पाती। तो एक ये प्रॉब्लम आती है कि रूट्स ट्रांसलोकेट नहीं कर पा रही और ग्रोथ बढ़ रही है, तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर उसके बाद आता है पडलिंग एंड स्टैंडिंग वाटर। अगर ये रहता है तो ये कुछ बीमारियों को जन्म देता है, जैसे रूट रोट हुआ, और विल्टिंग का हो गया, और फ्लावरिंग डिले हो गई। ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बरसात में। इसी तरह से सनलाइट कम हो जाती है, तो इनएडिक्वेट सनलाइट होगी तो सनशाइन कम मिलेगा, तो मतलब फोटोसिंथेसिस वगैरह सब रुक जाते हैं, ट्रांसलोकेशन भी स्लो हो जाता है। कुछ प्लांट्स हमारे टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, इनकी टहनियाँ टूट जाती हैं, स्टेकिंग करनी चाहिए इसके लिए। फिर फंगस का डेवलपमेंट बहुत होता है बरसात में। जैसे अगर कोई वुंड पार्ट है, जैसे अपन ने जो पहले इन दिनों में अगर पहले की कुछ कटिंग कर ली है, तो उस पे फंगस ग्रो हो जाएगी। तो हमें एक ये नुक्स तकलीफ भी होती है। पर एक पाउडरी मिल्ड्यू एक डिजीज होती है जिसमें व्हाइट पाउडर्स आ जाता है, वो गेट वाश, वो है ना ऊपर वो बह जाता है, जिसकी जिसकी रेमेडी एक ये भी है कि अपन पानी के साथ उसको बहाते हैं, तो ये क्लियर हो जाता है। पर इतनी ह्यूमिडिटी हो जाती है कि बरसात के बाद वो वापस तेजी से बढ़ता है। फिर एक आता है स्लग्स, स्लग एंड स्लेजेस। अब हमने अभी तक जो बताया था इनका कंट्रोल के लिए कि आप एक पॉट के अंदर बियर रख दें, या एलम का वो करें, या बोरेक्स पाउडर को छिड़काव करें, बरसात में ये नहीं हो पाता। तो जब भी बरसात रुकेगी हम इसको करेंगे। तो अब फिर एक तरीका है कि पुदीना के पत्ते, ये वो उसको भगाते हैं। तो इसके लिए अपन उन पुदीने के पत्तों को अब बिखेर सकते हैं उन क्यारियों में जहाँ पे आप स्लैक्स होते हैं। फिर कई 3 दिन तक बरसात हुई तो पता चला हम 3 दिन तक अपने गार्डन में भी नहीं जा पाए, तो हो सकता है कुछ नुकसान हो गया हो, तो वो नुकसान हम देख नहीं पाते। तीसरा होता है क्रैक्ड फ्रूट्स का, मतलब टमाटर वगैरह हुआ, इवन कुछ फ्रूट्स भी हुए, वो ज्यादा पानी से फट जाते हैं। अब इसकी रेमेडीज अपन क्या कर सकते हैं? इसकी रेमेडीज में हम ये कर सकते हैं कि हमें ध्यान रखना होगा ड्रेनेज सिस्टम का, कि हमें ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना है। और इसके अलावा पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए जब भी अगर सूखा बरसात हो रही हो और गीला है। अपन एक पुराने टाइम से एक फार्मूला यूज करते हैं, 2 फिंगर्स वाला, मतलब एक फिंगर्स के अपन जब इंसर्ट कर रहे हैं उंगली को मिट्टी के में पॉट्स में, तो कम से कम 2 इंच तक
वो अगर गीला है तो अपन पानी नहीं देते हैं। पर बरसात का अपन चूंकि अब कंट्रोल में नहीं है, तो हम कई बार ऐसा भी करते हैं कि अगर कंटेनर्स वगैरह में लगा रहे हैं या सीडलिंग्स ग्रो कर रखी है अपन ने, तो उनको हम प्लास्टिक शीट से ढक देते हैं। तीसरा है कि वेल ड्रन सॉइल होनी चाहिए हमारी। तो उससे क्या होगा कि पानी का लॉगिंग नहीं होगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगा। तो इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि हमारे जो पॉट्स हैं उसमें अपन मिट्टी ज्यादा भर दें, जिससे कि वो पॉट्स के अंदर वो एंटर, मतलब ज्यादा पानी नहीं जाए। थोड़ा सा पानी मुश्किल से आधा इंच छोड़ के उन पोर्ट्स को अपन फिल कर दें, तो पोर्ट्स में पानी कम जाएगा। दूसरी बात, अपन उसके जो ड्रेन्स हैं उनको क्लियर कर दें। अगर वो उसके रखे हुए हैं तो किसी पत्थर के ऊपर या किसी ईंट के ऊपर ऐसे रख दें कि उनके ड्रेन ओपन हो, या फिर किसी पेचकस की सहायता से या कोई निकली चीज की सहायता से नीचे से छेद करके उसके ड्रेन्स को क्लियर कर दें। एक फायदा ये होता है कि अर्थवर्म्स बहुत निकलते हैं, तो और अर्थवर्म्स हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, ऐसा अपन कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज रोबोट्स ऑफ द गार्डन। तो उनको अपन कलेक्ट कर अपने जो वर्क, जो कंपोस्ट पिट है, ये अपने पॉट्स में वापस डाल दें जो बाहर से निकल रहे हैं। दूसरी फिर सेपलिंग्स और सीडलिंग्स का, जैसे मैंने आपको बताया, वो अपन करें। और वैसे भी सीडलिंग्स रेनी सीजन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रेज बेड के ऊपर, जब जमीन से 2-3 इंच ऊपर ही लगाना चाहिए, जिससे कि उसमें पानी नहीं भरे। और लाइट का भी अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर लाइट मिले। वॉक पे चलें। हाँ, म्यूट कर लीजिए अपने आप को सब जने। तो फिर हो गया फ्रॉग्स। एक ये होता है कि बहुत मेंढक आ रहे हैं या टॉड्स आ रहे हैं, बट दे आर द फ्रेंड, वो इंसेक्ट को किल करते हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं है आपको। फिर प्रूनिंग एंड डीहेडिंग शुड बी अवॉइडेड। मतलब बरसात में जैसे अगर अपन को एक तो अकरेंस होने वाली हो बरसात की, तब भी नहीं करना चाहिए, पहले से ही मतलब अपन कंसीडर करते हैं, फरवरी मार्च कंसीडर करते हैं प्रूनिंग के लिए या कटिंग के लिए। अगर वो अपन अभी करेंगे तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया है कि जो कट पोर्शन है उसके ऊपर या तो फेविकोल, नेल पेंट वगैरह लगा दे, क्योंकि इसमें क्या चूने का या किसी का पेस्ट भी अपन करेंगे तो वो धुल जाएगा। तो अपन को कट पॉइंट के ऊपर अपन को फेविकोल या नेल पेंट से अपन उसको सील कर सकते हैं, जिससे अंदर पानी नहीं जाए। फिर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? एक तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, दूसरा कुछ लीचिंग लॉसेस बढ़ जाते हैं, कुछ बह जाता है, तो फर्टिलाइजर के को भी अपन को रेप्लेनिश करना है। और जहाँ पे ग्राउंड गार्डनिंग है उसमें रेज बेड्स होते हैं या पानी निकलने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। पेस्टिसाइड या फंजिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो भी है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, वो हमारे लिए चैलेंज होता है, क्योंकि आपने कम से कम ये केमिकल में भी कम से कम 4 आवर्स का ओपन रहना चाहिए, प्लांट एब्जॉर्व करे। और ऑर्गेनिक में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको जो ही आपको ऐसा लगे कि आज बरसात नहीं होगी, देन यू मस्ट स्प्रे। और अपन ऑयल बेस्ड जो फंजिस अपने पेस्टिसाइड्स है, जैसे नीम ऑयल बेस्ड है, वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे हमारे इसमें, क्योंकि वो टिके रहेंगे। तो अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट है अपना, वैसे मेन टॉपिक पेस्ट एंड डिजीजेस का है कि हम रेनी सीजन में अपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है अपने एनिमीज को पहचानना, अपने दुश्मन को पहचानना, जब भी अपन उनसे फाइट कर पाएंगे। तो क्योंकि हर इंसेक्ट के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के कंट्रोल मेजर्स हैं, तो अपन इंसेक्ट को एक कॉमन लैंग्वेज में इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि सकिंग पेस्ट, दीज आर द एफिड्स, जैसे माइट्स और व्हाइट फ्लाई। ये सकिंग पेस्ट, ये लीव्स को सक करते हैं, उनमें से वो क्या कहते हैं, क्लोरोफिल को वो खा लेते हैं। इससे क्या होता है कि वो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का स्पेस नहीं बचती, छेद हो जाते हैं पत्तों में, कीड़े लग जाते हैं। तो फ्रूट्स में भी हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। फिर होते हैं लीफ फीडर्स, मतलब ईयरविक्स, थ्रिप्स, कैटरपिलर्स एंड कटवर्म्स। ये पत्तियों को छेद कर देते हैं, बड़े बड़े खड्डे कर देते हैं। तो बरोइंग इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स और शूट्स में होते हैं, जो
ये क्या कहते हैं आपके कुकर बिट्स में ज्यादातर मिलेंगे, टोमेटोज में मिलेंगे, जिसमें वो आप एंटर कर जाते हैं और आपके फ्रूट्स की क्वालिटी और टेस्ट दोनों को खराब करते हैं। फिर आता है निमेटोड्स, जो रूट्स में लगता है। वो कैसा होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। नाउ फिर द लास्ट, जो सबसे कम पहचान तक नुकसान पहुंचाता है, पर हमें उसको हम सहन नहीं कर पाते हैं। दीज आर द एंड्स, स्नेल्स एंड स्लेजेस। इसी तरह से डिजीजेस भी हैं, जो रूट रॉट, मतलब जब रूट का सड़ना, तने का सड़ना, और लीफ स्पॉट्स जो ब्राउन और या ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, जो आप बाद में स्पॉट्स होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक पाउडरी मिल्ड्यू होती है जिससे व्हाइट पाउडर ऊपर आ जाता है, और डाउनी मिल्ड्यू में ये ब्राउन पेचेस बन जाते हैं। फिर वायरस का है, आपने देखा होगा कि है ना, ये ग्रीन भिंडी में और इन सब में बहुत वायरस आता है, टमाटर में, भिंडी में। फिर डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये हमारी प्रॉब्लम्स होंगी रेनी सीजन की। अब ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वैसे बाजार में बहुत सारे मिल रहे हैं, पर मैं जो पसंद करता हूँ, सबसे आसान और सस्ता, नीम की पत्तियों को, करीब 1 किलो नीम की पत्तियों को 5 लीटर पानी में घोल के 3-4 दिन के लिए आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद उन पत्तियों को निकाल लीजिए, और उससे 7 दिन के इंटरवल पे अपन स्प्रे करते रहें। अब इसको अपन को एनरिच करना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके अपन गार्लिक भी चॉप करके डाल सकते हैं, काउ यूरिन डाल सकते हैं, टोबैको के वो पत्ते डाल सकते हैं, मतलब इसको हम आसानी से कर सकते हैं। फिर आता है नीम सीड कर्नल, मतलब निबोलियों का, सूखी हुई निबोलिया 40 से 50 ग्राम, उसको हम लेके, उसको कूट के, तोड़ के, उसको अपन 1 लीटर पानी में 3-4 दिन के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद उसको हम पानी को निकाल लेंगे छान के, और उसका हम स्प्रे करेंगे। पर चूंकि ये सीड है और इसमें से ऑयल भी आया है, इसलिए अपन उसको मिला सकते हैं, इसमें मिलाना चाहिए, क्योंकि वो इमल्शन बन जाएगा उसका। नहीं तो सॉल्यूशन बनाने के लिए अपन को कुछ डिटर्जेंट नहीं डाल के कोई लाइट सोप यूज करना चाहिए, जैसे शैम्पू हुआ या ऑर्गेनिक सोप हुआ कोई। देन नीम ऑयल, जो कि सबसे आसान है, बाजार में मिलता है। तो नीम ऑयल या तो प्रिपरेशन में मिल जाता है, या हमें उसको मिक्स करके बनाते हैं। जैसे प्योर नीम ऑयल लिया तो 5 ml, उसको में 2 ml का लिक्विड सोप लिया, शैम्पू जो छोटा सा आता है 1 या 2 रुपए का, और उसको 1 लीटर पानी के अंदर घोल के फिर इसका छिड़काव करेंगे। देन काउ यूरिन। अब काउ यूरिन में, हेलो भावना, लिंक नहीं आया। ओके, आपको, आप है ना उसमें September 4 ग्रुप में नहीं है क्या, व्हाट्सएप पे? नहीं नहीं, September 4 ग्रुप में आपको ऐड किया था मैंने, और आप देखिए व्हाट्सएप पे, Sep 4 व्हाट्सएप पे। और आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी गया है, आपको इंडिविजुअल भी गया है। मैं आप ओके, मैं दे रहा हूँ आपको। सॉरी, लेट ज्वाइन करने वालों के साथ प्रॉब्लम आप। हाँ जी, सॉरी। हाँ, हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो काउ यूरिन, और इसकी जो मैं बात कह रहा था आपसे, ये कह रहा था कि काउ यूरिन, और अगेन ए वन मोर थिंग, दिस छाछ, बटर मिल्क, इसकी कंसिस्टेंसी डिसाइडेड नहीं होती हमारे पास, कि हमने कितना पुराना लिया है, कितने टाइम लिया है, फ्रेश लिया है। तो इसके लिए हमको करना होगा कि हम थोड़े से पार्ट के ऊपर, वैसे तो इसका जो है 100 to 200 ml पर लीटर वाटर में इसको अपन स्प्रे कर सकते हैं, पर
क्या होता है कि है ना, पता नहीं होता है कि कितनी कंसंट्रेशन है, स्पेशली फॉर द काउ यूरिन और दिस बटर मिल्क। तो अपन को एक पार्ट के ऊपर, उसी प्लांट के एक पार्ट के ऊपर या एक प्लांट के ऊपर अपन स्प्रे करके एक दिन देख लें। अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो अपन वी कैन कंटिन्यू। अगर अगर उसके बाद फिर भी उससे नुकसान हो रहा है तो अपन डाइल्यूशन को इंक्रीज कर दें, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन अनप्रडिक्टेबल होती है। तो सकिंग पेस्ट जो है, जो पेस्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो देखिए एफिड्स हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, जो अक्सर पत्तों के ऊपर या पत्तों के नीचे छुपे हुए रहते हैं। और इस नीचे छुपे रहने से क्या होता है कि अपन जो स्प्रे करते हैं उससे ये बच जाते हैं। तो अपन को जब भी स्प्रे करना है तो उसके नीचे भी स्प्रे करना है, पत्तों के नीचे भी। फिर माइट्स आती है। माइट्स जो होती है वो मकड़ियां होती हैं, एक तरह से हाउस होल्ड माइट्स होती हैं, वो स्पाइडर्स होते हैं, इस तरह से प्लांट की माइट्स होती हैं। फिर जैसिड्स होते हैं, ये एफिड जैसे ही होते हैं, बस ये पंख वाले होते हैं। देन थ्रिप्स। फिर व्हाइट फ्लाई ऐसा होता है कि अगर अपन पौधे को हिलाते हैं अपने हाथ से तो सफेद सफेद छोटे छोटे से भुनके जैसे उड़ते हैं, वो व्हाइट फ्लाई है। देन मिली बग्स। मिली बग्स ऑलरेडी हम जानते हैं, अपने एडिनियम में और चाइना रोजेस में बहुत ज्यादा आती हैं, जिनका मैं डिटेल आपको और आगे बताऊंगा। देन कंट्रोल ऑफ सकिंग पेस्ट। एफिड जस्ट जैसा मैंने आपको बताया, इनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लू और ये या येलो, येलो जो होता है एफिड्स के लिए, वो एक्चुअली अट्रैक्ट करता है एफिड्स। अपन देखते हैं कि जब एफिड्स आते हैं तब उस टाइम ये अपने पीले अगर कोई कपड़े पहने हुए होता है तो उस पर ज्यादा चपकता है। तो अपन ये येलो कार्ड बाजार में मिलते हैं, या फिर अपन किसी येलो ऑब्जेक्ट पे, या तो प्लास्टिक शीट हो या कोई पुट्ठे का टुकड़ा, उसके ऊपर व्हाइट ग्रीस लगा के अपन उसको लगा सकते हैं। तो आप उस जगह के, और इसको लगाना प्लांट हाइट पे होगा, जिससे कि ये जो एफिड्स आए वो इससे पे चिपक जाए। इसी तरह से ब्लू भी अपन लगा सकते हैं, वो जैसिड्स के लिए होता है जो उड़ते हैं। तो ब्लू एंड दिस येलो, ये येलो कार्ड्स अपन लगाए जाते हैं। इसके अलावा अपन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं, जो ही आपको दिखना शुरू हो आपको हर तीसरे दिन स्प्रे करना पड़ेगा, जो प्रिवेंटिवली अपन 5 दिन में या 7 दिन में करते हैं। इसी तरह से काउ यूरिन, नीम लीव्स, और एक पुराना सिस्टम है कि राख को बिखेर दें, पर प्रॉब्लम अभी बरसात की है, जो राख नहीं रह पाती। देन द मिलीबग। मिलीबग हम सब उससे काफी परेशान रहे हैं। इसको कंट्रोल करने के कई मेथड हैं वैसे। सबसे पहले तो अपन पानी से उसको वॉश कर दें, खूब तेज धार लगाएं, उनको गिरा दें। और इसके साथ स्पेशलिटी ये है कि ये उसकी जो पॉट, जो अपनी मिट्टी है, ये उसमें से निकलता है। उसकी जो एग्स लेइंग होती है वो उस पॉट में होती है, उसके सॉइल मीडियम में। तो अपन को सॉइल मीडियम को भी ट्रीट करना पड़ेगा। और ये नीचे से ऊपर आते हैं, इसलिए अपन को एक काम जो सबसे आखिर में मैंने बता रखा है कि एक व्हाइट ग्रीस अगर अपन स्टेम पे लगा दें या प्लास्टिक के रिबन चारों तरफ लपेट देंगे तो ये नीचे से ऊपर नहीं चढ़ेंगे। फिर अब ये सबसे आसान चीज आ रही है अपने पास, सैनिटाइजर। तो उसको सैनिटाइजर को स्वैब, अल्कोहल का स्वैब या किसी रुई में या कपड़े में करके वो सैनिटाइजर लगा के उससे रगड़ के साफ कर दें स्टेम को, या नीम ऑयल। और इसके बाद ये नीम ऑयल या ये सब स्प्रे करने में फायदा मिलेगा, पर उसको एक बार अपन को हटाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको प्रून कर दीजिए और उसको फेंक दीजिए। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मिलीबग्स हैं वो चींटियों को, मतलब ये जो चींटियां जो आती हैं वो मिलीबग्स को अट्रैक्ट करती है, पर ऐसा नहीं है। इसकी जो मिलीबग्स की जो एक्सक्रीटरा होती है बहुत स्वीट होती है, इस चक्कर में चींटियां आती हैं। तो अपन को एक तरह से, जब चींटियां आती है ना, तो अपन को जो प्लांट्स अपन ने कई दिनों से नहीं देखा है, तो अब पर चींटियां अगर उस पर चढ़ रही हैं तो अपन वी कैन थिंक कि इसके अंदर जरूर मिलीबग की शुरुआत हो गई है। तो इस तरह से हम अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बायोपेस्टिसाइड्स भी कुछ अच्छे आए हैं बाजार में, जिनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे स्पेशली जैसे माइकोजाल है, ये जो बायोपेस्टिसाइड है, ये सकिंग पेस्ट के लिए, जैसे कि एफिड्स और माइट्स वगैरह है, उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर एक और आता है स्पाइडर माइट्स, मतलब जाले बढ़ जाते हैं इस पौधों में, और ये खासतौर से भिंडी में बहुत लगते हैं। अब ये किसी भी इंसेक्टिसाइड से या आपके ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से कंट्रोल नहीं होते हैं।
इसको कंट्रोल करने का, अगर ड्राई वेदर है तब तो अपन जो अपना आटे को घोल को पानी में घोल के इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जब ये आटा सूखता है तो इन कीड़ों को साथ में लेके सूखता है, तो और ये कीड़े मर जाते हैं। दूसरा ये है कि वेटेबल सल्फर, इस वेटेबल सल्फर को 1 चम्मच के आसपास 1 लीटर पानी में हम डाल सकते हैं और फिर उसका स्प्रे करेंगे, उससे कंट्रोल होता है। ये वेटेबल सल्फर आपको पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल में भी काम आएगा। नाउ देन एक और है बायोपेस्टिसाइड वर्टिसिलियम, जो कैलमिट के नाम से भी मिलता है, पाउडर में भी फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। ये करीब 5 ml 1 लीटर के हिसाब से इसको स्प्रे करा जा सकता है और इसको सुबह और या शाम को करना है, क्योंकि गर्मी ये गर्म से या धूप से ये इफेक्टिविटी खत्म हो जाती है इसकी। इसी तरह से लीफ फीडर्स हुए, ईयर ईयरविक्स, कैटरपिलर्स, ग्रास होपर्स, कटवर्म्स। तो ये ग्रास होपर्स जो वगैरह होते हैं ये पत्तियों को काटते हैं। इसी तरह से कैटरपिलर्स भी होते हैं, कटवर्म्स, ये बीटल्स होती हैं, ये भी पत्तियों को काटती हैं। तो लीफ फीडर्स कहा जाता है इनको। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि काऊ यूरिया, नीम, लीव्स, गार्लिक, टोबैको एक्सट्रैक्ट्स या राख को बिखेरना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इस रेनी सीजन में होती है कि हम वीट फ्री खरपतवार को नहीं आने देंगे और रेगुलर स्प्रे करेंगे। एक बार ये अगर फ्रूट्स के अंदर घुस गया तो हमारे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर उन पौधों को या उन डंडियों को निकालना ही पड़ता है। सब न्यू जनरेशन पेस्टिसाइड्स, ये एक और भी है, बवेरिया बेसेनिया, ये एक बहुत कमाल की चीज है। ये क्या होता है, एक फंजाई होता है, यूजफुल फंजाई। ये इसकी जो मस्केडिन डिजीज ये इसके ऊपर कर देता है। अब आप देख रहे हैं ये जो कीड़ा है इसके ऊपर हमने स्प्रे किया था तो इसके ऊपर जो फंगस ग्रो हुई है और वो फंगस इन कीड़ों को मारती है। तो ये यूजफुल फंजाई है जो कि आपके इंसेक्ट को कंट्रोल करती है। ये करीब 5 ml पर लीटर आती है, इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती पर ये इफेक्टिव है। फिर सबसे बड़ा इश्यू आता है कि सबसे बड़ा इश्यू आता है कुकर बिट्स का। जब लौकी, तोरई, खीरा, करेला, इन सब में फ्रूट फ्लाई, कद्दू, इसमें बहुत फ्रूट फ्लाई लगती है। फ्रूट फ्लाई में ये जो इंसेक्ट है ये क्या करता है कि ये अपना अंडे इस फ्रूट्स के अंदर देता है और इवन जब आपका फ्लावरिंग स्टेज होती है ना कुकर बीट्स में, जब फीमेल, इवन उसी टाइम पे भी दे सकता है। तो कई बार ये नष्ट हो जाते हैं अपने फीमेल फ्लावर्स। तो ये जो इसका एक आसान तरीका तो ये है कि अपन इसको पेपर से कवर कर दें। दूसरी बात है कि है ना उसको अपने कंट्रोल, अपन को फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। इवन जब फ्लावर, जब फीमेल फ्लावर आ रहा है उस टाइम से अपन को स्प्रे करना पड़ेगा। एक अगर तोरई वगैरह अपन ने लगा रखी है, रिज गार्ड जिसे कहा जाता है, तो वो ज्यादा ससेप्टेबल है। तो अगर अपन ने दूसरे लगा रखे तो कुछ एक आध तोरई का बेल इसके लिए छोड़ देना चाहिए कि सारे कीड़े इसके ऊपर चले जाए। उसके ऊपर स्प्रे भी नहीं करें अपन एक आध थोड़ा जगह पे। तो क्या होगा कि अपने सारे इंसेक्ट डाइवर्ट हो जाएंगे तोरई के ऊपर। फिर इस तरह से अपन ने ये जो मैंने आपको प्लास्टिक की बोतल बताई है इसके अंदर एक घोल बनाते हैं अपन, जिसमें सिट्रोनिल ऑयल या यूकलिप्टस ऑयल और थोड़ा सा एसिटिक एसिड और गुड़ मिलाते हैं। और इवन अगर अपने पास कोई फ्रूट है जो सब जैसे कद्दू लगा रखा है या लौकी लगा रखी है तो उसका पल्प भी अगर अपन इसमें डालेंगे तो भी वो इंसेक्ट जो है, फीमेल इंसेक्ट, इसमें अट्रैक्ट होके इसके अंदर गिरेगा। और ये चूंकि अपन इस तरह से बना रखा है कि इसमें से निकलता नहीं है। एक और तरीका होता है कुकर फ्रूट फ्लाई का, अगर आप केमिकल यूज करना चाहते हैं तो एक केमिकल आता है कार्बोफ्यूरॉन फॉरेट, उसको जमीन में डाल सकते हैं। या एक साइपरमेथ्रिन होता है। कई लोग परेशान हो जाते हैं कि हम तो अब केमिकल, हमें बता दो हम तो केमिकल करेंगे। तो फिर उसके लिए साइपरमेथ्रिन एक केमिकल है जो करीब 0.3% की कंसंट्रेशन में होता है।
देन बायोनिमेटिसाइड्स, ये एक सबसे बुरी तकलीफ है, ये खास तौर से कुकुरबिट्स में आती है। आप ये देखिए, ये जो जड़ें हैं वो इस तरह से गठिली हो जाती हैं, और शुरू में प्लांट बढ़ता है, 1 महीना 2 महीना चलता है, फ्लावर फ्रूटिंग के टाइम पे उसकी एकदम ग्रोथ रुक जाती है, कुम्हलाने लग जाता है। उसका कारण क्या होता है कि नीचे ये निमेटोड्स आ गए हैं। अच्छा, ये निमेटोड्स सब आएंगे कहाँ से? आपके सॉइल में, आपके, तो ये आते हैं खाद, अगर गलत जगह से खाद आ गई जिसके अंदर पहले से निमेटोड थे, तो ये आपके यहाँ हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है निमेटोड्स वाली। और इस निमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ये अपन केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो अपन ने मैन्योर यूज करा है उसके अंदर उसको अपन ऐड करेंगे, इसको किसको, दिस निमेटिसाइड को, जो कि हमने निमेटोज के नाम से आता है, उसमें ऐड कर सकते हैं जो भी अपन मैन्योर मिला रहे हैं। या अगर अपन ने बाद में पता चल रहा है तो ये इसके लिए हम नीम के, मतलब नीम की खली और गेंदे लगाते जाएंगे। उस जैसे कोई भी कंटेनर है उसके साथ में कोई क्यारी है, उसमें गेंदे जरूर उगाइए, तो ये उसको रिपेल करेंगे। तो गेंदा जरूर लगाइए हर किचन में, गेंदा और तुलसी, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। मरवा हो या स्वीट बेसिल हो, तो ये चीजें रिपेल करती हैं इंसेक्ट्स को। तो वे इसको ऐड कर रही हैं पर निमेटोज पी, ये बहुत इफेक्टिव है। मेरे यहाँ भी प्रॉब्लम आ गई थी और काफी हद तक मैंने कंट्रोल भी कर लिया है। देन एंड्स, चींटियां, सबकी शिकायत होती है, अभी भी कुछ लोगों ने ग्रुप में डाला था कि चींटियां बहुत हो रही है, लाल वाली और काली वाली। और अब चींटियां से कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फायदा तो ये है कि नीचे से ऊपर जमीन ले आती है, मिट्टी को ले आती है, जो एक केचुआ करता है। दूसरा, ये पोलिनेशन में मदद करता है। तोरई की बेल पे अक्सर चींटियां या मकोड़े दिखेंगे तो पता चल, तो वो पोलिनेटर्स बन जाते हैं, तो वो पोलन्स अपने साथ ले जाते हैं, उनकी बॉडी पे चिपका रहता है, वो फीमेल फ्लावर पे गए, उसमें पोलिनेट कर दिया। तो ये तो कुछ तो फायदा ही है। फिर एक तीसरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मिली बग्स को इंडिकेटर है, अगर ये मिली चींटियां चल रही हैं तो इसका मतलब आपके उस प्लांट्स में मिलीबग आ गए। दूसरा, ये स्नेल्स और स्लेजेस को काटती हैं, हालांकि ये अर्थवर्म को भी नुकसान पहुंचाती है। अर्थवर्म में भी बहुत परेशान हो जाता है अर्थवर्म, अगर चींटियां वहां हो तो ये सब चिपक जाती है उसके यहाँ जाके। तो अब इनको हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? उसके लिए कुछ आसान तरीके हैं कि कॉफी ग्राउंड, कॉफी का जो अगर आपके पास एक्सपायरी हो या अच्छी हो, जो भी हो, वी कैन उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं अपन। फिर जो उसकी जो होल्स हैं चींटियों के, उसके में हम काली मिर्च या लाल मिर्च डाल सकते हैं। ऑयल, पेपरमेंट का ऑयल होता है, मिंट की लीव्स हैं वो बिछा सकते हैं, और वाइट विनेगर उस जगह स्प्रे कर सकते हैं। पर देखिए वाइट विनेगर कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये किल करता है वीड्स को, तो प्लांट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बेटर ये होता है कि जहाँ पे आपका हो वहाँ पे कपड़ा डाल दीजिए विनेगर में, सिरके में डूबा हुआ, उसको बिछा दीजिए, तो ये आपको से दूर रखेगा चींटियों को। इसी तरह से हल्दी, बोरिक पाउडर या दालचीनी, इसको भी बिखरा जाता है। फिर एक और वो ट्रैप बना हुआ है कि कीप कॉटन, शुगर में और बोरिक पाउडर में मिला के उसको हील और बरोस पे रखेंगे तो इंसेक्ट उसको आएंगे और दूर चले जाएंगे उससे। और नीम ऑयल, सोप और वाटर का इनमें पॉट्स में अपन पिला सकते हैं पानी। फिर शुगर्स, स्लग्स एंड स्नेल्स, स्लग्स एंड स्नेल हालांकि नुकसान कम पहुंचाते हैं, पर अगर पौधे बड़े हैं तो नुकसान कम पहुंचाएंगे, छोटे हैं सीडलिंग्स हैं तो ये नुकसान पहुंचाते हैं। और ये फीड करते हैं मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट में, जब, और ये बरसात में अक्सर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेंस में, आफ्टर रेंस ये और भी बढ़ जाते हैं। तो इसका से बचने का तरीका एक तो ये है कि है ना, कुछ प्लांट्स अगर अपन साथ में लगा सकते हैं, जैसे फर्न्स हुआ, जेरेनियम हुआ, यूफेरबियाज हुआ, तो ये इसको इस वहाँ पे ये कीड़े नहीं आते हैं। दूसरी बात कि अपन एक जमीन में जहाँ पे हैं
वहां पे जैसे लोन में अक्सर हो रहे हैं, तो लोन में एक कुल्हड़ में या किसी पॉट में अपन थोड़ा सा पुराना बियर, खट्टा बियर बिछा उसमें रख देंगे और उसको इस बिल्कुल सरफेस के आसपास रखेंगे, तो ये अट्रैक्ट होंगे, उसके अंदर गिरते जाएंगे, उसको आप पानी को बदलते जाइए पॉट को। फिर हम देखते हैं भिंडी में सबसे बड़ी बीमारी आती है, ये आप देख रहे हैं, ये भिंडी टेढ़ी हो गई। वो टेढ़ी किस लिए हो गई? कि इसमें बोरर लग गया, कीड़ा लग गया। तो इसके लिए जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि बचाव के उपाय हैं इसमें। जो कीड़ा एक बार फ्रूट के अंदर घुस गया, उसको हम अपने ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से नहीं कर सकते केवल इसके लिए हमें सिस्टमेटिक केमिकल पे जाना पड़ता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो अपन को पहले से ही जहाँ कहीं एक आध दिख गया अपन को, फिर अपन को अपना जो ड्यूरेशन है उसको शॉर्ट करके 3 दिन में करना पड़ेगा स्प्रे। इसी तरह से व्हाइट फ्लाई का मैंने आपको बताया था कि इस तरह से व्हाइट फ्लाई आ जाती है। इसके लिए स्टिकी ट्रैप्स लगाते हैं और नीम सीड कर्नल का यूज करेंगे, काउ यूरिन का यूज करेंगे। ये वायरस को फैलाती है और ये पता भी वैसे ही चलती है जैसे मैंने आपको कहा कि अगर पौधों को अपने हाथ से हिलाएंगे तो ये छोटे छोटे से वाइट वाइट उड़ते हुए नजर आएंगे। एक दूसरी प्रॉब्लम बरसात में भी आती है, और बरसात में ये ज्यादा आ जाती है कि कुकर बिट्स में लौकी, तोरई, करेला, कद्दू, इन सब में पोलिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर बरसात ज़्यादा आती है तो हमारे बीज वगैरह भी नहीं आती, और ये डिले भी हो जाता है कई बार क्योंकि ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें मैनुअल पोलिनेशन क्या होगा, आप मेरे ख्याल से सब लोग जानते ही हैं कि सुबह होता है, और लौकी में मैंने देखा है अक्सर कि शाम के टाइम भी फूल खिलते हैं। तो अपन को सुबह और शाम दोनों टाइम अपन को चेक करना पड़ेगा कि अपन किस तरह से मेल और फीमेल फ्लावर मिले और अपन उसको पॉलिनेट करें। और मेल और फीमेल फ्लावर पहचानने का तरीका यही है कि जिस भी वेजिटेबल का है उसके पीछे छोटे सा आपको फ्रूट दिखेगा, वो उस वेजिटेबल का फीमेल फ्लावर होगा, और मेल फ्लावर सीधी डंडी पे लगा हुआ मिलेगा, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। पुअर फ्रूट सेटिंग कि मैंने आपको बताया कि एक तो ग्रोथ ज़्यादा हो रही है बरसात में, इसलिए फ्लावर्स कई बार ऐसा होता है बरसात में जब ज़्यादा होते हैं तो रेशियो भी गड़बड़ हो जाता है फीमेल का और मेल फ्लावर्स का। तो और फिर जो पोलन्स होते हैं वो वाश डाउन हो जाते हैं, बह जाता है, तो वो मेच्योरिटी नहीं आती। अब एक दोनों आ रहे हैं पर फ्रूट सेटिंग नहीं हो रहा, उसके पीछे एक तो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल पोलिनेटर्स की कमी हो जाती है बरसात में। फिर उसके बाद कि है ना, अपन को सही समय पे अपन नहीं पहुंच रहे हैं। दूसरा बात, ये फ्रूट फ्लाई का अटैक। तो एक आसान तरीका तो ये है कि जो ही ये सेटिंग हो गई, थोड़ा सा बढ़ने लग गया फ्रूट, तो अपन उसको कागज से लपेट के स्टेपल कर दें उसको, तो इंसेक्ट का इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। एक ये प्रॉब्लम अक्सर होती है, आप ये देख रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम अक्सर आती है ब्रिंजल में। जब इंसेक्ट, ये डाली आपको सूखी हुई मिलेगी, मुरझाई हुई मिलेगी, सॉरी, इसका मतलब अंदर एक इंसेक्ट इसमें घुसा हुआ है टनल बना के। ये वाले इंसेक्ट्स होते हैं जिनका ये एडल्ट है। तो इसके लिए चूंकि अपन ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं, तो अपने पास एक ही रेमेडी है कि जो अपन ये मुरझा गए हैं उनको आप यहाँ से कट कर दीजिए और दूर फेंक दीजिए, जिससे इसमें से अंदर जो प्यूपा है वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा, फिर वापस आएगा। देखिए, ये ब्रिंजल में भी हो गया, इसी तरह से छेद हो गए और अंदर वो हो गया। कुछ इंसेक्ट होते हैं लीफ रोलर वाले, जो पत्तियों को गोल करके इसको अपन खोलते हैं, तो अंदर एक जाल सा बना होता है और उसके अंदर एक कीड़ा होता है। तो ये जो है इंसेक्ट्स जो हैं, ये अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं। तो अपन को इनका कंट्रोल करने की, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमको जरूरत है कि हम उसको देखें, और बरसात के दिनों में स्पेशली हम इसको जाएं।
तो इसमें क्या कंट्रोल मेजर हैं इसके इसके हैं कि इनको रेगुलर क्लिपिंग करें, जो भी डेड पार्ट है, डेड शूट्स है, उनको अपन हटाते जाएंगे। नीम और काऊ यूरिन का और इन सब का स्प्रे हम करते रहना चाहिए। अगर ये शुरू हो गया है तो हमको अपना इंटरवल और कम करना पड़ेगा। जो कैटरपिलर्स वगैरह देख रहे हैं उनको आप हाथ से उठाइए, क्योंकि अपन ऑर्गेनिकली कंट्रोल कर रहे हैं, और उनको किसी उसमें डाल दें। तो इंसेक्टिसाइड के पानी में या साबुन के पानी में इकट्ठे कर करके डालते जाएं। अब एक जनरल प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल प्रैक्टिस ये है कि अपन किस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि अपन पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो यूज कर रहे हैं, उनको भी हमें अलग अलग यूज करने चाहिए। जैसे और वीक में एक दिन फिक्स कर दें, ये बता रहा हूँ मैं आपको प्रिवेंटिव के लिए। प्रिवेंटिव मतलब कीड़ों से आने से, लगने से पहले अपन को हर वीक में स्प्रे करना है। तो अपन एक डे फिक्स कर दें। एक जैसे अपना एक महीना है तो एक फर्स्ट वीक में हम कायूरिन करें, दूसरे में नीम बेस्ड पेस्टिसाइड करें, तीसरे में टोबैको लीव्स का करें, और चौथे में बटर मिल्क काऊ यूरिन। मतलब अपन को चेंज करते जाएंगे तो हमारा कंट्रोल का प्रिवेंशन और ये बेटर रहेगा। इसी तरह से अगर कीड़ा लग गया है तो मैं आपको पहले ही सारे मैं बता चुका हूँ, इंसेक्ट्स इस तरह से होंगे, तो उसमें अपन को ड्यूरेशन अपन कम कर देंगे, 3-3 दिन पे स्प्रे करना शुरू कर देंगे। फिर डिजीज आ गई। डिजीज में रूट रोट और विल्ट क्या होता है कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स में आ जाता है, क्योंकि ये जब एक बार हो जाते हैं तो फिर इनका कंट्रोल नहीं होता। इसके लिए सीड ट्रीटमेंट करा जाता है, बेविस्टिन का किया जाता है, सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, ट्राइकोडर्मा वगैरह का। तो ये कंट्रोल नहीं होता, इसमें केवल प्रिवेंटिव ही होता है। फिर लीफ स्पॉट्स, पाउडरी मिल्ड्यू, डेफिशिएंसी और न्यूट्रिएंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैं आपको कहा था कि चाहे वो बरसात हो चाहे नहीं हो, अपने को वीड्स को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट आते हैं वीड्स के ऊपर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डेली मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, और डेली मॉनिटरिंग में हमें ये देखना है कि है ना, कीड़ा जैसे ही पत्ते क्या नुकसान हो रहे हैं उसको वॉच करना है। कीड़ा लग रहा है, कैंकर हो रहा है, इस वायरस लग रहा है, तो अपन पौधे को पूरा उखाड़ ही देते हैं, हटा ही देते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर अपन रेगुलर वॉच रखेंगे तो 75% प्रॉब्लम तो हमारी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। एक जनरल प्रोटोकॉल जिसे कहा जाता है कि ये प्रोटोकॉल है हमारे लिए कि हम शुरुआत कैसे करेंगे। अगर हम सीड बो रहे हैं तो बेविस्टिन या सिनामोन का अपन वो करेंगे, सीड ड्रेसिंग करेंगे, या और सीवीड एक्सट्रैक्ट जैसे सागरिका के नाम से भी मिलता है, वो उसमें हम सीड को भिगोएंगे। उसी पानी में अपन ये भी डाल देंगे, कौन सा, सीवीड एक्सट्रैक्ट। इवन ये अपने ये एस्प्रिन एस्प्रिन की गोली भी अच्छी पाई गई है कि इसको भी अगर अपन डाल देंगे तो ये जर्मिनेशन भी जल्दी होगा, फंगस नहीं लगेगी। दूसरा है रूट ट्रीटमेंट बिफोर ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांट करने से पहले भी हम कुछ देर के लिए, 20 मिनट के लिए, अपने जो सीडलिंग्स जो अपन को ट्रांसप्लांट करने हैं उनको एस्प्रिन या डिस्प्रिन 2 टैबलेट पर लीटर और सीवीड एक्सट्रैक्ट इसमें अपन थोड़ी देर भिगो के रख देंगे। तो अपना सीड रूट्स जल्दी एस्टेब्लिश होंगी, रूट जल्दी एस्टेब्लिश होंगे तो न्यूट्रिएंट का ट्रांसलोकेशन जल्दी होगा, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी आएगी और जल्दी एस्टेब्लिश होगा। इसी तरह से होगा, पानी कम देना है, वेजिटेटिव ग्रोथ। नहीं तो अक्सर लौकी तोरई भी जो बरसात के सीजन में जो हो जाती है, जो बहुत बड़ी हो जाती है पर फ्लावर डिले हो जाता है। तो एक तो बरसात का पानी को तो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर अपन अपने आप को तो रोक सकते हैं पानी देने से। तो पानी कम से कम दें, जब तक जरूरत नहीं हो, जब तक पानी ना दे तो आपका वेजिटेटिव ग्रोथ जो पीरियड जो है वो लंबा नहीं होगा, और रिप्रोडक्टिव फेज आपका श्योर जल्दी आ जाएगा। फिर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को हम रेगुलर इंटरवल पे स्प्रे करेंगे। डिजीज और डैमेज लीव्स जो हैं या शूट्स हैं उनको अपन निकाल के बाहर फेंक देंगे। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, और कि ये जो सूखे पत्ते जो बीमारियों से हुए हैं उनको अपन कंपोस्टिंग में काम में नहीं लेंगे, क्योंकि वो और इनोकुलम को बिल्डअप करेगा। फिर इसके बाद क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स में अपन प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करेंगे।
प्लांट टू प्लांट स्पेस को मेंटेन करेंगे। अगर उसमें 9 इंच की जरूरत है तो अपन 9 इंच रखेंगे। इसी तरह से, पर क्या होता है कई बार ये अपन पालक मेथी वगैरह धनिया जो बोते हैं उसमें बहुत ज्यादा डाल देते हैं, तो अपन को सीड कम डालेंगे, स्पेस ज्यादा बढ़ाएंगे। वो क्योंकि वो फाइट करेंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए, लाइट के लिए और स्पेस के लिए, आपका ग्रोथ कम आएगी। तो अपन इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब हम एक जनरल प्रैक्टिस बहुत मैं अक्सर करता हूँ, मैंने एक मच्छरदानी बना रखी है। जो मेरा जो 6x10 का जो कंटेनर है उसके ऊपर मैं मच्छरदानी लगा देता हूँ, खासतौर से जब टमाटर मिर्ची बैगन वगैरह के पौधे लगाता हूँ। और जब तक वो फ्लावरिंग स्टेज पे नहीं आते तब तक मैं इसको लगी रहने देता हूँ। तो उस स्टेज तक मेरे न तो वायरस आएगा न कोई कीड़ा लगेगा। तो ये एक बहुत आसान तरीका है। इवन ये नर्सरी में भी अपन काम में ले सकते हैं, छोटी सी उसमें लेके। अब हम बात करें डिजीज की। डिजीज कैसे कैसे फैलती है। सॉइल बोर्न होती है, जो सीड बोर्न होती है। अक्सर कई बार क्या होता है कि अपन भी उस सीड को काम में नहीं लें। जैसे इसमें कोई वायरस आ गया उस प्लांट में, उसमें अगर कोई टमाटर पक रहा है, बैगन पक रहा है, उसको अपन को डिस्कार्ड करना है, उसका सीड नहीं लेना है। पर बाजार से आ जाता है, वो लोग इतना केयरफुल नहीं होते हैं, तो लोकल सीड कंपनीज वाले जो हैं वो उन सीड्स को भी यूज कर लेती हैं। तो वो कहलाएगा सीड बोर्न। और सॉइल बोर्न वो होगा जो मिट्टी के थ्रू जा रहा है, जिसमें विल्ट वगैरह होती है। तीसरा हो गया कि इंसेक्ट और वेक्टर जो वायरस वगैरह हो रहा है, नेमेटोड से हुआ, और विंड के साथ आता है, कुछ ऐसी हवा के साथ भी स्पोर्स उड़ के आते हैं। तो ये 4 तरीके हुए बीमारियों के आने के, इनके पैथोजेंस के आने से। और इसको अपन कंट्रोल करने के जो मेथड्स हैं, एक तो वैरायटी अच्छी कंपनी के लिए, जिससे कि अपन ये मान के चल रहे हैं कि उनका अच्छा है, डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल है। और रोटेशन करें आप, जैसे निमेटोड्स में विशेष तौर पे अगर निमेटोड लग गया है तो अपन को सोलेनेसी, मतलब टमाटर बैगन और कुकर बीट्स को 2 साल तक उसमें नहीं लगाना है, चाहे आप कितने भी और क्योंकि अपन केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक में इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होते हैं। तो अपन को पॉट्स बदलना है या मिट्टी बदलनी है उसकी। फिर कल्चरल, जैसे ग्रोइंग सीजन अर्ली, 3 होते हैं। पर ऑर्गेनिक में हम ये सजेस्ट करते हैं कि अपन को नॉर्मल सीजन में बोना चाहिए। कारण क्या होता है कि अर्ली और डिलेड सीजन में जो अपन को बोया जाता है उसमें कीड़े बहुत लगते हैं, और अपने पास केवल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि हमें नॉर्मल सीजन में ही ग्रो करें। अब जो केमिकल्स जो यूज हो रहे हैं, जो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह, अपन को एक तो फंजीसाइड जो है एब्जॉर्ब नहीं होता है प्लांट के फ्रूट में, तो अपन वी कैन यूज सेफली। और ये सब ऑर्गेनिकली रिकमेंडेड है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हुआ, ब्लाइटॉक्स हुआ, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हुआ, ये अपन इसको मतलब बिना किसी चिंता के हम यूज कर सकते हैं। पाउडर मिल्ड्यू के लिए भी, डाउनी मिल्ड्यू के लिए भी, स्पॉट्स के लिए भी इनको जरूर यूज करना चाहिए। ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, साफ के नाम से भी मिलता है। अब कुछ डिजीजेज हैं जो पाउडरी मिल्ड्यू, जैसे मैंने आपको कहा था, ये लीव्स और बर्ड्स के ऊपर वाइट वाइट पाउडर्स आ जाते हैं, और ये फिर फोटोसिंथेसिस को खत्म करते हैं, ट्रांसलोकेशन रोक देते हैं, और प्लांट खत्म हो जाता है न। मतलब बर्ड्स के ऊपर आ जाएगा तो फ्लावर भी सेट नहीं होगा, और लीव्स पे आ जाएगा तो लीफ को पूरी कवर कर लेगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इसको पहला आसान तरीका यह है कि शुरुआत ही हो तभी उसको एक पानी की धार के साथ बहाया जाए, धोया जाए। और फिर उसके बाद वेटेबल सल्फर मिलता है, वेटेबल सल्फर इज आल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर। आधा चम्मच वेटेबल सल्फर को हम 1 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव रिपीटेडली करेंगे हर वीक में। या 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल और 1 ml लिक्विड सोप, इसको 5 लीटर पानी में मिला के इसका स्प्रे करेंगे पाउडर मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए। फिर स्टेम रोट, अब स्टेम रोट जो एक बार हो जाता है फिर वो कंट्रोल नहीं होता है, अपन को निकालना ही पड़ता है। और जब अपन इसको निकालें तो उसके जड़ समेत निकालें, आसपास की मिट्टी का लालच नहीं करें, उनको भी बाहर निकाल दें। तो उसके लिए अपन को ट्राइकोडर्मा का यूज करना है, तो जहाँ पे हो उस अगली क्रॉप में नहीं लगे, इसलिए ट्राइकोडर्मा का यूज करना है। और पानी को अपने को कम करना है जिससे कि उसमें वेंटिलेशन बढ़े और वीड्स नहीं हो।
देन लीफ स्पॉट डिजीजेस जो होती हैं, जैसे ब्लाइट्स हुआ, एंथ्रेक्नोज हुआ, मतलब जो डार्क ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं, फिर बाद में सूख के नेक्रोसिस हो जाता है और वो छेद हो जाते हैं उसके अंदर। तो उनके लिए जब ही जो ही शुरू हो, जब वही पहले येलो होंगे, फिर येलो से फिर ब्राउन होंगे, फिर ब्राउन से वो काले होके सूख जाएंगे। तो जब आपको येलो स्पॉट दिख रहे हैं, ये बरसात में ज्यादा मिलेंगे आपको, तब डाइथेन Z78 या मैंकोजेब या ब्लाइटॉक्स, इनका आपको उनको स्प्रे करना है। एक बीमारी बढ़ने से दिखते ही करना है, इसका इंतजार नहीं करना है। फिर जैसे मैं आपको बताया कि फिजिरियम विल्ट जो होता है वो भी क्योर नहीं होता है, तो इसके लिए हमें नीम ऑयल के कपन को अपने ग्रोइंग मिक्सचर में डालनी है, ट्राइकोडर्मा डालना है। इससे ये विल्ट की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि रोटेशन करना होगा फिर। देन द वायरस, वायरस जो है वो मोजेक लीफ वायरस भी होता है, वो लीफ स्मॉल लीफ में भी होता है। तो ये इंसेक्ट से फैलता है, एफिड से, जेसिड से, वाइट फ्लाई से, कई बीटल से। तो अपन को इनको कंट्रोल करने का केवल वो तरीका नहीं है, इनको भी केवल प्रिवेंटिव मेजर है। और आगे नहीं, पहले इसके लिए इनको उखाड़ देना चाहिए। इवन इनको जब आप उखाड़ें, या तो आप उनको उखाड़ के हाथ धोएं अपने, या ग्लव्स पहने तो ग्लव्स एक तरफ रख दें। मतलब इनको उखाड़ने के बाद हेल्दी प्लांट्स को टच नहीं करना है अपन को, नहीं तो ये जो सेल सेप जो निकलेगा उसका जो वो वापस उसमें फैल जाएगा। इसी तरह से वायरस डिजीज इन वेजिटेबल्स होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मोजेक हुआ, ये ब्रिंजल में लिटिल लाइफ, ये लिटिल लीफ इन ब्रिंजल हुआ, लीफ कर्ल हुआ। तो इस तरह से ये जब होंगी, तो एक तो इनका में अगर फ्रूट्स लग गया है तो उसका सीड यूज नहीं करना है अपने को, और इनको तुरंत देखते ही उखाड़ के फेंकना है। एक टमाटो में और कैप्सिकम में एक अक्सर एक ये बीमारी होती है कि नीचे की तरफ से ब्लोजम एंड रोट कहते हैं, नीचे से सड़ जाता है, टमाटर भी और कैप्सिकम में भी। ये ये जो खराब होता है, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। एक तो कैल्शियम डेफिशिएंसी, और दूसरा पानी कम अगर है तो ये ज्यादा और होता है। तो ये जो होता है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, ये अपने चूना भी यूज कर सकते हैं जो खाने वाला है। तो फ्रूटिंग के अगर अपन ने, वैसे तो अपन पॉटिंग में जिप्सम वगैरह अपन डाल रहे हैं, बोन मील अगर अपन डाल रहे हैं, तो ये बीमारी नहीं होती है। पर अगर वो कम, फिर भी कैल्शियम कम रह गया है और ये दिखने लग गई है, इंडिकेशंस आ गए हैं, तो अपन को ये जो चूना जो मिलता है बाजार में पान वालों के यहाँ पे, इसको भी हम स्प्रे कर सकते हैं। 2 ट्यूब 1 लीटर पानी में घोल के, और इसका अपन स्प्रे कर सकते हैं। और मॉइस्चर जोन को अपन को मेंटेन करना है। और जिप्सम और बोन मील, मतलब अगर इस सीजन में अगर आपको ये इंडिकेशन दिख गया है, तो अपन को अगले सीजन में अपन को बोन मील मिलाना है, अपने को जिप्सम मिलाना है, ये नीम खली केक्स वगैरह डालने हैं, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग ही डालते हैं, जब ये प्लांट को अवेलेबल होती है, बाद में नहीं होती है। बाद में तो केवल स्प्रे से ही काम चलता है। पाउडरी मिल्ड्यू जो है, ये आपने भी देखा होगा, ये सब तरह इस तरह का होता है। इसका मैं पहले आपको कंट्रोल बता चुका हूँ कि वेटेबल सल्फर यूज करेंगे, बेकिंग सोडा, और इस तरह से यूज करेंगे। एक फंगल डिजीज और आती है जो अर्ली ब्लाइट जिसको कहा जाता है, वो टमाटर में अक्सर मिलती है, कि कुछ समय बाद, फ्लावरिंग के बाद आती है, कई बार तो फ्रूटिंग शुरू हो जाती है उसके बाद आती है। इस तरह से स्पॉट बन जाते हैं, ऊपर से ब्राउन होके खड्डे बन जाते हैं, लीफ में भी और फ्रूट में भी। इसके लिए डाइथन M45 या साफ जो था वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को हम स्प्रे करेंगे। इसी तरह से बैक्टीरियल लीफ स्पॉट आएगा, उसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का और डाइथन M45 का स्प्रे करेंगे। इसमें बैक्टीरियल में क्या होता है, इससे क्या डिफरेंट है कि बैक्टीरियल वाले में थोड़ा सा पत्तियों में खड्डा होगा, संकन स्पॉट्स बनते हैं और गोल गोल सर्कुलर्स बनते हैं, तो ये डिफरेंट हो जाता है उससे, ब्लाइट से। देन मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह से ये व्हाइट फ्लाई आती है, जो कि इसमें मोजेक और येलो लीफ कर्ल हो जाता है। देन एक ये बैक्टीरियल विल्ट आती है कुकर बिट्स में, ये स्ट्रिप्ड बीटल से फैलती है। तो इसका कंट्रोल मेजर जो है वो इंसेक्ट को कंट्रोल करना है। इसी तरह से एंथ्रेक्नोज है, उसमें भी ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं,
तो अपन को डाइथेन M44 या ब्लाइटॉक्स का 3% का घोल का छिड़काव करना है। अब बरसात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये एक होती है कि अपने पानी खूब हो जाता है जमीन में, ऊपर भी वेदर में भी पानी होता है, तो एवोपरेशन भी नहीं होता है, और ट्रांसलोकेशन भी रिड्यूस होता है क्योंकि प्लांट की डिमांड कम हो जाती है, पर न्यूट्रिएंट लीच डाउन हो जाते हैं। अच्छा, फिर अगर आपने जो पॉट्स में अगर दिया है तो वो ऊपर ट्रांसलोकेट नहीं होंगे क्योंकि इतनी नमी है उसमें, प्लांट में भी, कि उसको जरूरत ही नहीं है कि वो रूट से पानी को ज्यादा खींचे, तो न्यूट्रिएंट भी नहीं जाएंगे। तो इस केस में खास तौर से रेनी सीजन में अपन को ये जो फोलियर स्प्रे के लिए जो एनपीके है या वर्मी वाश है, इनको यूज करना है। तो ये जैसे ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स आते हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर भी दो तरीके के आते हैं। एक तो जो अर्ली स्टेज के ऊपर एनपीके लगभग बराबर से आता है और कम होता है, उस टाइम अपन 19 19 19 या 12 12 का जो भी होता है वो देंगे। और जब फ्लावरिंग या फ्रूटिंग आ जाएगी तब हम नाइट्रोजन को कम कर देंगे, क्योंकि हमको क्या ग्रोथ कम करनी है और रिप्रोडक्शन फेज को बढ़ाना है। तो उस टाइम हम पोटाश और सल्फर को हम इसका स्प्रे करेंगे, ना कि नाइट्रोजन का करेंगे। नाइट्रोजन ऑलरेडी उसने ग्रोथ हमको दे चुकी है। तो इस तरह से अलग अलग फार्मुलेशन में ये मिलते हैं, जिसमें N0 भी होता है या N कम होता है और P और K ज्यादा होता है। अब विंटर सीजन आ गया है हमारा, अभी बरसात भी खूब हो रही है, तो अपन को बरसात के हिसाब से कुछ दिन रुक जाना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। तो अपन को विंटर सीजन चाहे वेजिटेबल हो चाहे फ्लावर्स हो, उनके लिए हमें 10 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, डे टेम्परेचर जब हो जाए तब अपन को उसको वेजिटेबल्स को लगाना है। और बरसात का सीजन है, इसलिए हमको अपने क्यारियों को जमीन से ऊंचा रखना है और इनको फ्लावर्स को लगाना है। तो जो मेजर मेनली सबसे ज्यादा अपन को विंटर्स में बहुत वैरायटी है, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स कैन बी ग्रोन ड्यूरिंग दिस विंटर। जो मेजर है जो हैं वो साल्विया, सिनरेरिया, क्राइसेंथेमम, डॉग फ्लावर, मेरीगोल्ड, कैलेंडुला, फ्लॉक्स, कॉक्सकॉम, कैलेंडुला, डायंथस एंड मेनी मोर होते हैं। ये कुछ बड़े सुंदर सुंदर हैं। ये फ्लावर्स आपके सितंबर टू फरवरी तक चलते हैं। आपने जब बोया उसके 2 महीने के बाद करीब ये फ्लावरिंग शुरू कर देते हैं। नौ विंटर वेजिटेबल्स भी अपन को नर्सरी तैयार करने का यही समय है। जो डायरेक्ट सोएंगे वो भी अपन कर सकते हैं, पर जैसे मटर हुआ, ब्रोकली हुआ, लेट्यूस हुआ, इसके लिए हम सितंबर में नहीं जाएंगे, हम अक्टूबर में जाएंगे जब थोड़ी सी और ज़्यादा ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। और लीफी वेजिटेबल पे अपन को ज़्यादा जोर देना चाहिए। ये एक तरीका है मैंने खुद डेवलप किया है कि अपन नर्सरी कैसे तैयार करें। अगर अपन ये प्रो ट्रेज हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हाँ, देखिए ये प्रो ट्रेज हैं, इनमें कोकोपीट भरा हुआ है। और वर्मी कंपोस्ट अपन डाल लें तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको अपन को टेम्परेचर कैसे देंगे, इसका तरीका बहुत आसान है कि मेरे पास एक ये बेंच पड़ी हुई थी, उसको मैंने इन प्रो ट्रेज के ऊपर रख दिया और उसको मैंने इसको प्लास्टिक से रैप कर दिया। तो ये क्या हो गया, कवर हो गया। एक तो बरसात का पानी नहीं गया, दूसरा अंदर टेम्परेचर बढ़ गया। उससे क्या होगा कि सीड को अच्छी तरह से जल्दी स्वेल होगा और जर्मिनेट जल्दी होगा। तो ये एक आसान तरीका है। ये हमने अब एक तरह से अपन ये मान के चलिए हमने अपना पॉली हाउस बना लिया, और जब 4 5 लीव्स का हो जाएगा तब अपन इस शीट को हटा देंगे, बरसात अगर हट गई है तो, और अपन इसके ऊपर मच्छरदानी डाल देंगे। फिर जब 7 8 लीव्स का होगा, जब ट्रांसप्लांटिंग के लायक हो जाएगा, तब अपन मच्छरदानी हटा के और उसको अपन इसमें इन प्रो ट्रेज में से निकाल देंगे। तो ये एक बहुत आसान तरीका है जो अपन अपने घर पे कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद नर्सरी में जो बीमारी लगती है या कीड़े लगते हैं वो होता है डैम्पिंग ऑफ विल्टिंग। इसमें क्या होता है कि जो सीडलिंग्स है ना खूब लंबे लंबे हो जाते हैं या एक तरफ को मुड़ जाते हैं। मुड़ने का तो कारण ये होता है कि अगर वो फुल सनशाइन में नहीं है
तो जिस तरफ से सनशाइन दिख रही है, सूरज की रोशनी जिधर से आ रही है, कोई ऐसे खिड़की जैसी है या कुछ, तो ये उसका डायरेक्शन बदल जाता है, ये सब उसकी तरफ घूम जाते हैं। तो अपन को इसमें प्रॉपर लाइट रखनी है। और सीडलिंग को ट्रीट करना, मतलब सीड को और ग्रोइंग मिक्सचर को, जिसमें अपन नर्सरी तैयार कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको जैसा बताया था कि थोड़ा बेवेस्टिन और सीड को भी ट्रीट करना है और उसमें भी मिलाना है ट्राइकोडर्मा, बेवेस्टिन, जो भी अपन इसमें यूज करें वो कर सकते हैं। फिर एक जो आते हैं लीफ माइनर्स, अक्सर आ जाता है, ये बड़े में भी आता है, छोटे में भी आता है। तो ये इसके लिए हम इतने छोटे प्लांट्स के ऊपर स्प्रे भी नहीं कर सकते। तो इसका एक ही तरीका है कि थोड़ा सा बड़े हो जाए तो इसके ऊपर 7-8 दिन के बाद अपन स्प्रे कर सकते हैं नीम ऑयल का। काउ यूरिन का इसमें नहीं करेंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो नीम ऑयल का अपन स्प्रे करेंगे, और जिन पत्तियों में इस तरह से जब ये बन गए स्नैक टाइप, उनको अपन रिमूव करते जाएंगे, हटा देंगे। थैंक यू। अब आप सब जो चाहें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। आपको कैसा लगा ये बताइए। और हेलो, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू मैडम। कुछ पूछिए तो मजा आएगा। हाँ, आप थोड़ा सा रजिस्टर हो जाए सब चीजें। तो ये फंगिसाइड्स वेजिटेबल्स पे यूज कर सकते हैं हाँ सर? मैडम, ये एक तो क्या होता है, ये जो फंजीसाइड है ये एब्जॉर्ब नहीं होते स्किन में उनके, अच्छा, जो और ओके। इसके सुपरफिशियल रहते हैं मतलब। और ये जैसे अच्छा, सल्फर और ये सब है, इनको आइडेंटिफाई कर रखा है कि ये दे कैन बी यूज्ड इन द ऑर्गेनिक आल्सो। पेस्टिसाइड यूज नहीं कर सकते, पर फंजीसाइड अपन यूज कर सकते फंगिसाइड, ओके, थैंक यू। हैं, क्योंकि ये तो धोने से ही निकल जाएगा। हाँ जी। हाँ, हेलो सर। हाँ, मेरे को आपका नाम नहीं आया हाँ, मैडम। भावना। भावना, भावना है, हाँ भावना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैं ये पूछ रही थी सर, जैसे नीम ऑयल का तो हमें पता रहता है कि 5 ml लेना होता है 1 लीटर वाटर में, जैसे थोड़ा सा काउ तेज, यूरिन अगर थोड़ी सी यूज। आवाज कम आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, हाँ। जैसे नीम ऑयल तो हम लोग 5 ml/लीटर यूज कर लेते हैं जब स्प्रे करते हैं, तो जनरली 5 ml/लीटर हाँ हाँ, नीम ऑयल। नीम ऑयल प्योर। और काउ यूर हाँ हाँ, प्योर। और और साथ काउ में उसको यूरिन अपन जैसे आप बताते तो वो काउ डालेंगे यूरिन शैम्पू। कितना हम यूज करें? अब काऊ यूरिन एक्चुअली 20% तक कहा जाता है, पर जैसे जी आप जी थोड़ा सा जी लेट सर। ज्वाइन कर पाई ना, हाँ, तो मैंने ये कहा है कि काऊ यूरिन और बटर मिल्क, इन दोनों की कंसिस्टेंसी को जो है, कंसंट्रेशन कितनी है, ये अपन को पता नहीं होती, क्योंकि ये दोनों होममेड चीजें जी हैं। जी जी जी। कितना पुराना है, कितना खट्टा है, अपन को पता नहीं है। तो अपन 10 ml पर लीटर लें, और प्लांट के ओके कुछ ओके। हिस्से के ऊपर स्प्रे कर लें। जैसे आपके पास 50 प्लांट हैं, है ना, एक अच्छा आध अच्छा, प्लांट पे पहले स्प्रे हाँ करके एक दिन देख टेस्टिंग कर लें, लें। है ना। हम्म। और खासतौर से जी छोटे जी, प्लांट्स में अपन काउ यूरिन को अवॉइड करें, नीम अवॉइड ऑयल को करें यूज करें। हम। जी जी सर। तो 10 ml हमें यूज कर सकते हैं, करके सेफली देख अगर सकते हैं 10 मतलब। ml इज ओके। ये डिपेंड करेगा हम्म। कि क्रॉप की स्टेज क्या है आल्सो, है ना। जी 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 सर जी। ओके ओके, थैंक यू सर। राइट। सर बहुत बढ़िया आपका रहा एंड वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू। सर मैं एक्चुअली मेरे पास 4-5 क्वेश्चंस हैं, बहुत दिनों से सोच रखा है बट आई नेवर आस्क्ड बिफोर। कि चलिए। मैंने प्याज की खेती करी थी मगर उसमें बहुत छोटा प्याज निकला, ओनियन में। 1। ठीक है। हाँ जी, और कुछ बहुत ही छोटा, आई मीन लिटरली इट वाज अब सीडलिंग्स इसको ओनली। आपने सीड से हरे बोया था? प्याज की भी काम नहीं है। आपने सीड से बोया हाँ था? जी। सीड से बोया था उसको आपने? हाँ जी। तो एक तो मैंने आपको जैसे पहले कहा कि पॉपुलेशन का इम्पोर्टेंट है, मतलब कम से कम 4 उंगल एक एक सिडलिंग के बीच में जगह होनी चाहिए। मैंने एक प्रोफेशनल को दिया था बल्कि करने के लिए। अरे, ये तो क्या होता है, फार्मर्स जो है ट्रेडिशनल है अच्छा। है ना, वो जस्ट इस पे, जबकि इसकी नर्सरी बनानी पड़ती है अपन को, इसको ब्रॉडकास्ट करने से काम नहीं चलेगा। अपन इसकी आई सी। प्याज की नर्सरी बनेगी, फिर करीब चार अच्छा। चार उंगल पे, मतलब ये इतना देखिए, उसके ऊपर अपन एक हाँ एक जी, को समझ। लगाएंगे। फिर ठीक। उसको प्रॉपर, इसमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है इसकी, आई सी। ऑनियन की। शायद वो कमी ऑनियन रही, एंड वो गार्लिक। कमी रही।
है ना, तो पानी की इसमें बहुत चाहिए, एवरी 10 days यू नीड ए वाटर। फिर उसके बाद या इसमें न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें पोटाश ज्यादा चाहिए, नाइट्रोजन कम चाहिए। आई पोटेशिक और फास्फोरस फर्टिलाइजर को एक बार जब प्लांट का स्टैंड बन गया है, उसके बाद पोटेशिक और फास्फोटिक फर्टिलाइजर को ज्यादा देंगे। सी। ठीक। और इससे एक क्वेश्चन, थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन। नहीं, इसमें ना अगर अपन, मेरी बात सुनिए, चाहे आपको केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज करना पड़ता है थोड़ा, तो उससे हेजिटेट नहीं हो। अपना जो हार्वेस्टिंग से करीब 2 महीने पहले तक आप यूज कर लीजिए, जिससे एक बार प्लांट का स्टैंड बन जाए, मजबूत हो जाए, बीमारियों से लड़ने की ताकत आ जाए। अगर आप शुरू में देते हैं ना, तो कोई नुकसान नहीं होता है ठीक। अपने आप को। और आप अच्छा, इतना सारा अगर अपन दे नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है प्याज की, वो अपन ऐसी मैन्योर से पूरी नहीं कर सकते। हमने खाली मैन्योर ही लगाया। तो मैन्योर ज्यादा डालना पड़ेगा। तो मैन्योर से कुछ नहीं होगा, उसमें आपको खली डालनी पड़ेगी, नीम की खली वगैरह अपन हाँ, डालेंगे, है ऐसी। ना। तो कंसंट्रेट, ये तो मैन्योर भी 2 तरीके होते हैं। एक तो बल्क मैन्योर, जैसे गोबर की खाद, केचुए की खाद या लीफ मैन्योर, ये बल्क मैन्योर में आता है, जो क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। फिर उसके बाद आता है कंसंट्रेट, जिसमें आपकी नीम की खली या सरसों की खली। तो ये सब, नीम की खली सबसे अच्छी होती है। ठीक। हाँ, आप बोलिए दूसरा। अच्छा, सेकंड सेकंड क्वेश्चन, लॉकार्ट का पेड़ है मेरे पास। हम्म तो पहली बार उसका वो निकला फ्रूट, तो हम्म बहुत छोटा फ्रूट निकला, हम्म और उसकी फ्लावरिंग अभी से ही स्टार्ट हो गई है, जबकि फ्रूट के नियरली 6 to 8 months बाद में। ऐसे ही पिछले साल भी हुआ था, बट फल बहुत छोटा आया था। कितने साल का और है? अब की बार भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। कितने साल का प्लांट है? दैट मस्ट बी अराउंड 3 year old। हाँ, तो एक्चुअली हम लोग तो यही कहते हैं ना कि 3 साल तक तो फ्रूट लेना ही नहीं चाहिए। इफ इट इट डज फ्लावर, अपन को हटा देना चाहिए, जिससे प्लांट मजबूत हो जाए, ओ आई सी। है ना। अपन जैसे नर्सरी में भी कई प्लांट्स अपन को मिलते हैं जिसमें ऑलरेडी फ्रूट होता है, तो अपन को आई प्लांट सी। लेना चाहिए जिसमें फ्रूट आ रहा है, पर उस फ्रूट को फिर हटा देना चाहिए। आई सी। क्योंकि फ्रूट प्लांटेशन में क्या होता है कि, दूसरी बात, फ्रूट को 3 साल तक अपन को एक एक पॉट बढ़ाता जाना चाहिए, हर साल 2 इंच का पॉट बढ़ाते जाएंगे। नहीं, जमीन में लगा हुआ। हाँ, तो जमीन में, आपने जमीन में भी आप बाद में लगाई है, ठीक। मतलब सबसे पहले 14 इंच के उसमें 1 साल रख लीजिए, तो उससे क्या होगा नहीं, इट कि, वाज देयर पहले जब हमने खरीदा था, अच्छा, तो ओके। इट वाज देयर इन द पॉट। आई हम्म बॉट द प्लांट एंड आई प्लांटेड इट इन द जमीन में लगा दिया मैंने। हाँ तो जमीन में आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि साल भर बाद ही फ्लावरिंग हाँ, हो वो गई तो थी। आएगा ही, जमीन की तो कोई अच्छा बराबरी नहीं साल होती। हुआ। हम्म हाँ, और इस साल जो फ्रूट आया, बहुत फ्रूट आया, मगर बहुत छोटा। हाँ, एक एंड तो देन उसमें, वो हट मैडम, गया अब सारा फ्रूट। जैसे मैंने आपको बताया ना, अब दोबारा फ्लावरिंग हो रही है। अब सुनिए, फ्लावरिंग जब आपकी खत्म हाँ हो जी। जाएगी और छोटे जब फ्रूट हाँ जी। बनने लग जाएंगे, देन यू शुड स्प्रे अच्छा। द, ये दिस पोटाश और फास्फेटिक जो मैंने आपको वो बताया ना, हाँ लिक्विड, जी। हाँ जी। हाँ उनको जी। आप जब फ्रूटिंग शुरू हो जाए ना, तब आप उसका स्प्रे करें, तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ठीक। पीएनके की। ठीक। ठीक है। ठीक। एक थर्ड थर्ड बस। एक उसी जगह पर जहाँ लॉकार्ट के पेड़ लगे हुए हैं, हम्म वहां पर एक अमरूद का पेड़ है। वो बहुत पुराना है, दसियों साल पुराना हो गया होगा। हाँ। बहुत लंबा हो गया है, हम्म बहुत ऊंचा हो गया है। और उसका इतना फ्रूट आता है, मगर सब में कीड़ा, ओके, ग्रीन में ही कीड़ा लगना शुरू हो जाता ठीक है। अब की बार जब विंटर्स आएंगी, मतलब अक्टूबर नवंबर में, आपको एक है। हाँ सीजन जी। को कॉम्प्रोमाइज करें या आधा प्लांट पे लें, जैसे एक वो काफी हिस्से में आ रहा है ना, तो आप हाँ आधा जी। प्लांट के प्रूनिंग कर दें, ठीक अच्छा। है ना। और फिर उससे क्या होगा, एक तो प्लांट छोटा हो जाएगा, तो ब्रांचिंग बढ़ जाएगी, और उसमें बाकी में अपन स्प्रे कर जाएं, तो इससे क्या है, एक तो अल्टरनेट बियरिंग हो जाएगी उसकी, 1 साल आधे हिस्से में आ जाएगा, 1 साल दूसरे हिस्से में आ जाएगा, तो इतना भी नहीं होगा फ्रूट की आपको बांटने के लिए परेशान होना पड़े। दैट्स गुड।
बिकॉज मेरे पास नींबू का यही हाल हो रहा है कि बांटना मुश्किल हो रहा है, इतना नींबू आ रहा है। एंड वन लास्ट क्वेश्चन आई लास्ट, हाँ, कि मेरे पास जो चीकू का पेड़ है उस पे बहुत फ्लावरिंग भी हुई और फ्रूट भी आया, मगर वो फ्रूट में जैसे अराउंड 1 kg ऑफ फ्रूट तो ठीक निकल आया, और बाकी का फ्रूट है वो ऐसा है पेड़ पे अभी तक वो पक नहीं रहा। पक नहीं रहा तो लेट पकेगा वो। तो शुड आई टेक इट ऑफ क्योंकि नया फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है? हाँ जी जी। तो हाँ, नहीं वो मैं यही कह रहा था कि ये करीब 6 महीने लेता है फ्रूट पकने में, फ्लावरिंग के बाद, हाँ जी। नॉट लेस देन नहीं, 6 जो मंथ्स। पुराना फ्रूट है वो अभी भी लगा हुआ है, जो पका नहीं। आपको पता है चीकू को हार्वेस्ट कब करा जाता है? जब आप अपने अम, नाखून से स्क्रैच करेंगे फ्रूट हाँ को, जी। तो हाँ जी। उसमें दूध अगर आ रहा है, इट मींस इट इज इमेच्योर, अच्छा है ना, वो कच्चा है अभी, वो और रहेगा पेड़ के ऊपर वो। अच्छा। क्योंकि नया फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है हाँ, उसके ऊपर अच्छी पेड़ बात है, पे, बहुत अच्छी बात है। तो पुराना फ्रूट हटा दूं या नहीं हटा? नहीं नहीं, ये तो आपको 8 महीने बाद जो फूल आ रहे हैं वो तो 8 महीने बाद देंगे फ्रूट आपको, ये तो बीच में देगा ना आपको। आई सी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। ये ओके, मेरी आधी क्वेरीज है, आधी बाकी की नेक्स्ट वाली मैं पूछूंगी। नहीं आप मैं व्हाट्सएप नहीं, कर मीनू देना। हाँ मीनू मीनू जी, गोयल, वो हाँ जी सब मीनू कर जी, दे, नमस्कार। सब नमस्कार। साफ कर दे तो बिल्कुल। मेरे बैगन के जो हाँ। पौधे हैं हाँ जी, उसमें वो जो शूट ड्रॉप हो जाता है और उसके अंदर वो हो जाता है, तो मैं बार बार पिक उसको कट तो कर देती हूँ, लेकिन वो बार बार हो रहा है। तो मैंने ये वैसे ही है उसको जैसा मैं, मैंने चित्र दिखाया था, फोटो दिखाई थी। हाँ जी, हाँ तो वही आप, जो ड्रॉप हो जाता है, शूट ड्रॉप हो जाता है, तो हाँ, करती हूँ मैं, कट करके फेंक देती हूँ, फिर बार बार हो जाता है, आप स्प्रे तो करती हैं क्या? उसको, हाँ स्प्रे करती हूँ। रिपीटेड करो आप, तो 3 3 4 4 दिन में। तो ये कौन सा ये स्प्रे में मैलेथिन वगैरह करती अगर हूँ आप फिर। मैलाथियन, अगर आप केमिकल यूज करना चाहती हैं, है ना, हाँ जी। तो एक केमिकल आता है, मेटासिस्टॉक्स भी कहते हैं, और इमिडोक्लोरोपिड, आप नोट कर लीजिए, इमिडो, ई IMIDO, स्पेलिंग इमिडो, आई IMIDO, डी ओ। क्लोरोपिड, CHLORPID, हाँ जी। इमिडो क्लोरोपिड। एक, PID। हाँ PID, इसके PID अलावा एक फोरेट भी आता है जिसको कार्बोफ्यूरन ग्रेन्यूल्स कहते हैं, अच्छा, है ना, फोरेट, फोरेट, थ्रीनेट या कार्बोफ्यूरन के नाम से मिलेगा। उसके अच्छा उसके तो ग्रेन्यूल्स इस, आते हैं, उसको आप अपने जमीन में डाल सकती हो थोड़े, तो अच्छा सिस्टमेटिक होगा, है ना। और अर्ली स्टेज पे ओके डाल दीजिए, जब फ्रूटिंग शुरू हो जाए तो आप केमिकल का यूज मत करिए, फिर आप इसको ऑर्गेनिक पे आ जाइए। ठीक है। और एक लेमन ट्री आपसे पूछ करके वो रिमूव तो कर दिया था मैंने, जी, वो एक उसमें वायरस सा लग गया था, हाँ आपने वो बताया था कि उसको रिमूव कर दें, हाँ, तो उसके साथ में एक और लेमन ट्री था, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, तो लेकिन उसमें उसको भी मैं प्रोटेक्ट करना चाह रही हूँ, तो अभी से कैसे रेगुलर तो उसमें अभी करें। जिसमें आपको थोड़ा सा भी इन्फेक्शन दिख रहा है, उन डालियों को काट दीजिए, ठीक है, हम्म। और स्प्रे करिए, हर कौन वीकली सा? वीकली स्प्रे कर लीजिए किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का। अच्छा, वीकली स्प्रे, हाँ, ठीक है। हम्म, और क्योंकि वो, एक जो मेरी, हम्म, बोलिए। ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक बार बार उसके पत्ते गिर जाते हैं, वो ड्रम अ, स्टिक को पानी बहुत अ, चाहिए। बहुत पानी चाहिए, लेकिन वो डालती हूँ, लेकिन फिर अच्छा खूब हरा भरा हो जाता है, फिर सडनली 1 2 दिन में वो सारे पीले होकर के गिर जाते हैं पत्ते। उस फिर तो आप उसमें एक तो सागरिका का स्प्रे करके देखिए, न्यूट्रिएंट का स्प्रे करिए, क्योंकि अच्छा, इसका सगा न्यूट्रिशन हो कैसा सकता है, है? न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा है, जमीन में भी डाल सकते हैं आप, ये जो अपन स्प्रे करने के लिए कहते हैं ना, उसको अपन बाल्टी में डाल के पिला भी सकते हैं पौधे को। जैसे कि कौन से? जैसे मैंने आपको 3 तरह के बताए थे, केमिकल फर्टिलाइजर, NPK वाले, एनपीके में कौन सा दे, कोई भी 20 20 ये 21? 12 12 19 या 19 19 19 कोई भी है ना, अच्छा, है ना, मतलब उसको भी दे दें।
हाँ, वो आप बाल्टी में घोल के, बड़े पौधों के लिए तो उसको जमीन में पिला दो। ओके ओके ठीक है। हम्म, तो इस बार मेरा कद्दू का हमने बहुत दिन पाला उसको, और उसमें वो बार बार फ्रूट वो गिर जाता था छोटा हो करके। हम्म। तो इस बार करेला कद्दू सब में खराब हो गए हाँ, तो सारे। वो रट्स लगा है मैडम, वो जो मैंने आपको हाँ, इसमें करेले के अंदर वो कीड़े हाँ, हो बहुत गए थे। सबसे ज्यादा था करेले में। तो एक तो मैंने हाँ आपसे कहा था एक आध तो तोरई की बेल लगा लीजिए, अच्छा। तो उसमें तो वो ज्यादा। भी तोरी भी हमने सारे, क्योंकि वो बीटल्स आ गए थे बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे बीटल्स, तो वो सारे अपने को स्प्रे फ्लावर्स को करना काट पड़ेगा गए। मैडम, खूब अच्छा। ऑर्गेनिक अच्छा। पेस्टिसाइड का हर जब कीड़ा लग गया है तो हर तीसरे दिन करना है, नहीं लगा है तो 7 दिन में हम्म। करना है, पर वो तो पूरे स्पेन में करना पड़ेगा। अच्छा। और सॉइल को कैसे इम्प्रूव कर लें, क्योंकि मैंने ना अब नेक्स्ट थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं सॉइल, क्योंकि हमने साथ में जहाँ खुदाई हो रही थी वहां से लिया था सॉइल। तो उसमें आप क्या क्या ऐड कर दें कि उसमें कंपोस्ट मिलाइए, कंपोस्ट मिला दीजिए। कंपोस्ट, तो ये मैंने खाद, गोबर की खाद। गोबर की हम्म। खाद से ज्यादा, अगर कम एरिया में है तो केचुए की खाद डालिए। हाँ गोबर नहीं, की खाद में जैसे बीमारी कीड़े बहुत आ जाते हैं, गोबर की खाद में वीड्स भी बहुत आते हैं, केचुए की खाद में नहीं आएंगे। या लीफ मैन्योर्स कहीं मिल रही हो खाली, लीफ मैन्योर्स यूज करिए। और वो खुद का बनाया है, लेकिन हमने कंपोस्ट, लेकिन समझ नहीं आता कि कब तक उसको सड़ाना पड़ता है। जब तक उसमें बदबू आ रही है, अगर हाँ खड्डे में बनाया है तो यू हैव टू टर्न अगेन, हर 15 दिन बाद आपको उसको टर्न करना है। अच्छा। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करना है, उसमें पानी नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर प्लास्टिक से ढकना चाहिए। नहीं, वो ग्राउंड में छेद कर वो होल करके मैंने डाल दिया हाँ था हाँ, तो सारे। उसके ऊपर चारों तरफ ईंट से बाउंड्री बनाइए, है ना। हाँ। और फिर प्लास्टिक हम्म। बिछा के उसके ऊपर वापस ईंटें रख दीजिए, ओके। जिससे उसके अंदर पानी भी नहीं फिर जाए, है ना। और अच्छा। वो मतलब फंगस ग्रो नहीं हो। ओके। तो अब तो जो भी है अब हाँ, तो हो चुका है, काफी काला काला हो गया, अब इसको कुछ कर सकते हैं कोई, सुखा उसको सकते हैं कुछ कर। उसमें तो आप है ना मिट्टी में और खाद मिला के, गोबर की हम्म। खाद या कोई भी खाद मिला के उसको तो डाल दीजिए। अब जिसमें कीड़ा लग गया है उसका अब कुछ नहीं होगा मैडम। उसको कहाँ कहाँ डाल दें मैंने, डाल वेस्ट दीजिए, कर कोई दे। भी ओपन में डाल मिला दीजिए ना, पौधों के साथ में जो नई आप नया जो जगह आप कर रही है उसको ऊपर बिछा दीजिए, और वो खुदाई में काम आ जाएगी, मिक्स हो जाएगी। और जो नए ओके। वाले जो आप बनाए उसमें वो 50% कम से कम सूखी पत्तियां जरूर डालें, अच्छा क्योंकि ठीक। 50-50 होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताई ना, कि प्रॉपर मैन्योरिंग का तरीका वो नहीं है जो अपन कर रहे हैं। अपन को हम्म। उसको पूरा प्लास्टिक से कवर करना है, जिससे कि उसमें एरोबिक एनारोबिक सिचुएशन बने, जब भी सड़ेगा वो, नहीं तो वो सूखेगा, सड़ेगा नहीं वो, मतलब खाद नहीं हम्म। बनेगी। इसका नहीं, ध्यान वो रखें। काफी अच्छी से, और वो बिल्कुल वैसा हो गया है, हाँ, तो जमीन लेकिन से थोड़ा सा ऊंचा हमने। होना चाहिए खड्डा आपका। अच्छा। वो तो नीचे ही है, अभी बारिश का पानी भी चला गया था हाँ, वैसे। तो फिर तो और सड़ेगा वो। और ठीक है। थैंक यू। ओके। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। सर हाँ जी। सर हाँ, फर्स्ट थिंग थैंक यू सो मच, ये वाला वेबिनार बहुत अच्छा था। ओनली आई विश अगर आपने थोड़ा सा रेनी से पहले दिया होता तो आई थिंक थोड़ा बहुत हम और ज्यादा बेटर यूज कर पाते, बट थोड़ा बहुत आपने पहले काफी वेबिनार्स में बताया हुआ है, इसलिए जितना बहुत याद था वो कर लिया। टू थिंग्स व्हाट, एक आपका स्लाइड था, आपने रिप्रोडक्टिव फेज और जर्मिनेशन टू प्री फ्लावरिंग वाला फेज था। हम्म, आपने जर्मिनेशन टू प्री फ्लावर फेज वो एनपीके का 19-19-19 वाला हाँ, कॉम्पोजिशन बताया। हम्म। रिप्रोडक्टिव फेज का क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए सर? देखिए, अपना कोई भी प्लांट लाइफ साइकिल में 2 फेज हुए, रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव। हम्म। अब लाइफ स्पान फिक्स है अपना। हम्म जैसे 120 डेज है किसी किसी भी वेजिटेबल का या किसी भी का। अगर शुरू में नाइट्रोजन आपने ज्यादा दे दिया, तो जो एक 40-80 का जो रेशियो होना चाहिए वो 60-60 का हो जाएगा, है ना।
अगर अपन ना नाइट्रोजन ज्यादा देते रहे तो हम ये कह रहे हैं कि जो ही फ्लावरिंग शुरू हो जाए देन वी शुड गो फॉर द फॉस्फोरिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर। ओके। तो अपना फिर फ्रूट्स में जाएगा वो क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ चेंज भी हो जाती है और बढ़ भी जाती है। तो नाइट्रोजन की अपन बंद कर देंगे। नाइट्रोजन हमको उस स्टेशन तक ले आया, अब अगला स्टेशन अपन को फास्फोरस और पोटेशियम के साथ करना है। ओके 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 राइट। और दूसरा सर, पंपकिन्स तो बहुत ही अच्छे आए, बट ऑफ लेट बीच में बारिश जब था तो काफी कम हो गया। अभी वापस फ्लावरिंग वापस शुरू हुई, बहुत सारे फ्लावर्स हैं लेकिन सब मेल फ्लावर्स हैं। हाँ, ये आता है, ट्रांजिट फेज आता है, आएगा। ओ अच्छा, ठीक है, नॉर्मल। सुनिए, जो उसके मेल फ्लावर्स हैं उसको भी यूज करिए ना पंपकिन के। वो हाँ, सब्जी बनाइए। इट इज फुल ऑफ बीटा कैरोटीन। ओके, कैरोटीन है ना उसमें, येलो है ना, उसको ओके। चटनी में मिलाइए तो अपने को सिर्फ अपना ओके, अफसोस फ्लावर्स कम। के हाँ, फ्लावर्स तोड़ लीजिए, अगर फीमेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं, इवन अगर ज्यादा आ रहे हैं तो भी मेल फ्लावर्स को सम ऑफ देम यू कैन पिक फॉर योर चटनी। तो अपना अफसोस कम हो जाएगा कि मेल ही मेल आ रहे हैं। ओके है ना? ओके, यस, ओके ओके। एनीवन एल्स? और कोई? एनीवन? हेलो सर, मैं मनोज। हाँ, मनोज गोयल, मनोज इक्का। अरे तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे से मिलने भी हाँ गया था जयपुर में। नमस्ते सर, नमस्ते। गाँव गया था। चलो, बहुत अच्छी तो बात है। हाँ तो मनोज जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे यदि हम गमले गमले की मिट्टी को रिपोर्टिंग करते हैं, हाँ। बदलते हैं मिट्टी, तो उस मिट्टी को हम दोबारा 6 महीने या साल भर में दोबारा यूज कर सकते हैं? देखिए, मिट्टी कभी खराब नहीं होती, मिट्टी का न्यूट्रिशन कम हो सकता है, अच्छा ठीक है, या तो कोई बीमारी लग जाए, कोई कीड़ा लग अच्छा जाए। अच्छा, मिट्टी जी जी तो जी हमारी कभी खराब नहीं होती, उसका अपन जी ने जी, इतना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट कर अच्छा लिया है। जी तो जी अपन ऐसा कर सकते हैं, जैसे गमला की आधी मिट्टी ली, आधे में अपन ने वापस मैन्योर मिलाई और रिपोर्ट कर दी। ओके। जी जी मिट्टी कभी खराब हो ही नहीं सकती, मिट्टी में जब तक कोई बीमारी नहीं लगे, कीड़ा नहीं हो। जी। अपन को नरिश करनी है मिट्टी को, है ना? अच्छा, तो ये जैसे आप बता रहे थे, किसी में जैसे मिट्टी से आता है, बीजों से आता है, हवा से आता है, तो मिट्टी में से बीमारियां आती है, वो हमें पता कैसे चलेगा वो कि ये रिफ्लेक्ट करेगा मिट्टी ना से आपका, हुआ है, जैसे वो विल्टिंग शुरू हो ये गई, बीजों से हुआ है, ये हवा से? वो आपके सीडलिंग्स विल्ट अच्छा करने लग जाए ना, उससे पता चलेगा। तो अपन को मिट्टी जी वाली जी तो फिर भी पानी कम होगा, पानी कम देंगे ना, कंट्रोल हो सकती है अच्छा जी जी जी। है ना? पानी और कम देंगे। बीजों वाली तो हाँ, आप वो पिक्चर दिखाए थे बीजों, और हवा से कैसे आएगा? हवा से स्पोर्स आते हैं, अच्छा है ना? ये खासतौर से अच्छा जी ये जी जी, जैसे पाउडर मिल्ड्यू वाला का बताया था ना मैंने आपको, व्हाइट पाउडर्स वाला, अच्छा इस पे होगा अच्छा, तो ठीक है जिसे भी तो कहते जी। हैं कि हाँ जो हाँ 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 इन्फेक्टेड लीव्स है उनको आप हटा दीजिए, प्लांट्स को फिर स्प्रे करिए, नहीं तो फायदे नहीं जी होगा। जी। सारे उन लीव्स को काट दीजिए, और एक उसके बाद क्वेश्चन है स्प्रे सर। करिए। हाँ, जी और जी, बोलिए। समझ गए। और और एडोनियम प्लांट है मेरे पास, एक ही एडीनियम, पीस है मात्र, एडीनियम है तो ना? उसको रिपोर्टिंग करने का सही टाइम है या एडेनियम है? एडेनियम। रिपोर्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप प्रूनिंग या ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो गलत टाइम है अभी। अच्छा, तो कौन से सीजन में वैसे ये ग्राफ्टिंग के लिए सही टाइम आफ्टर द है रेन्स अक्टूबर, यू एडेनियम के कैन लिए? गो इन द अक्टूबर नवंबर, तब अच्छा ह्यूमिडिटी कम हो ठीक जाएगी है। तो प्लांट सड़ेगा नहीं, कट पोर्शन। अच्छा जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्रोटन प्लांट की हम्म। कटिंग से हम कैसे ग्रो कर सकते हैं? देखिए, क्रोटन को अपन दो तरीके हो सकते हैं, एक तो अपन मॉस बांध के एयर लेयरिंग कर लें, घुटी बांधते हैं ना जैसे,
जी जी, कलम बांध के ऐसे नहीं, कलम कटिंग हाँ, करके। कलम को छील के छिलका उतार के उसके ऊपर मॉस बांध के अपन प्लास्टिक से जी जी बांध जी, देते हाँ हैं। हाँ, घूटी बांधना कहते हैं ना उसको, एयर लेयरिंग, जी 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 है ना। तो अपन उसके वो, अभी जी तो ये जी बहुत जी अच्छा टाइम है, जी क्या होता है कटिंग बहुत स्लो होती है, पर अभी बरसात के मौसम जी में जी अपन बूटी बांध लेंगे ना, तो मतलब अच्छा प्लांट जी जी, एक बार में ही तैयार मिलेगा अपने को। अच्छा जी जी जी। और एरीपमा प्लांट है सर, जो उसके पत्तियां पूरे प्लांट के सारे पत्तियां पीले पड़ गए हैं, तो उसको मैंने रिपोर्टिंग भी कर चुका। वो अपने मतलब जैसे वो हरियाली आना चाहिए उसमें, वो आ नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करूं? ये तो पिछले रिपोर्टिंग में मैंने ये जो, ये प्रॉब्लम पिछले साल से चल रही है आपके यहाँ, मैडम ने कहा था, है ना। नहीं नहीं, अब वो पिछले तो सारे सही थे, लेकिन अभी और एक ही पौधे में वैसे हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ठीक हो एक तो जाएगी। है ना उसका पॉट आप बड़ा करिए, या तो नहीं, पोर्ट भी बड़ा है सर, पोर्ट भी तो बड़ा है। हाँ, तो पानी का निकलने का इंतजाम है उसमें, ड्रेनेज प्रॉपर है। सा, सारा चीज वो तो मैं तो कर फिर उसमें दिया आप हूँ, उसका लेकिन वो मैंने आप बताया लगभग था रिपोर्टिंग सागरिका का। किया हुआ एक 1.5 महीना हो गया। ओके, तो अब हाँ अच्छा, सागरिका का स्प्रे और कर दीजिए, एनपीके का भी कर सकते हैं, है ना, 12-12 वाला या 19-19 हाँ वाला। जी जी और एक सागरिका आता है जी जी, सीवीड एक्सट्रैक्ट, अच्छा ये स्वाद, उसको पे इफको इफको बाजार के नाम से साइट है, अच्छा ठीक है। उस पे सागरिका आप करेंगे तो आपको ओके सर, यू कैन थैंक यू, यूज बस इट। इतने पूछना राइट, था। ओके, सर वेलकम। एक चीज और है बस। हाँ जी, हाँ अब मैडम। अब मेरे पास फार्म है जहाँ वेजिटेबल्स लगाते हैं, हम्म बट माय माली सेज कि हर साल यू डोंट नीड टू पुट गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट। जमीन में लगा हुआ है ना मैडम। हाँ जी, जमीन में लगा है। वैसे है ना, उसका जो पाम वगैरह का काफी शैलो रूट्स रहती हैं, अच्छा। तो अपन को देना तो पड़ेगा, क्योंकि है ना न्यूट्रिशन सारा नीचे चला जाता है मोस्टली, ऊपर कम रहता हाँ है। जी, हाँ हाँ जी। तो अपन को थोड़ा सा अर्थिंग भी करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी भी चढ़ाएंगे उसमें, है ना। अच्छा। हाँ और जी। और थोड़ा सा मैन्योर के साथ 50% मैन्योर और 50% मिट्टी चढ़ा के, और इसके चारों तरफ अच्छा। मतलब वो बना दें आप, जैसे अर्थिंग करते हैं ना, स्टेम के चारों तरफ मिट्टी चढ़ा के, हाँ डायरेक्ट जी, हाँ पानी है ना, हाँ। मिट्टी उस स्टेम को नहीं टच करे, अच्छा। बहुत जल्दी सड़ता है ठीक है। अरेका पाम वगैरह। हाँ जी, ठीक हाँ है जी, सर, एनीवन एल्स, थैंक यू। या अपन इसको जो वो करें अभी। हाँ नूतन जी। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार मैडम। आपसे पूछना था, जैसे मैं तो बहुत अच्छी तरह प्रोफेशनली तो नहीं कुछ कर रही हूँ, लेकिन जैसे कुछ भी खरीद लेती हूँ, कभी गोबर की खाद, कभी पत्ती की खाद, तो ये पत्ती की खाद कहाँ ज्यादा यूजफुल होगा? वेयर शुड आई यूज इट मोर? देख, मे बी इन लीफ वेजिटेबल्स और मैन्योर जो है ना व्हाट? मैडम, इसमें हाँ जी। न्यूट्रिशन कम होगा। सबसे अच्छा ओके, तो मैं उसको केचुए की खाद को मानता हूँ। वर्मी कंपोस्ट। वर्मी ओके कंपोस्ट इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें ना तो वीड्स ओके, के सीड आएंगे, ना उसमें खरपतवार के बीज आएंगे, अच्छा है ना। तो ओके, अच्छा। वो तो बढ़िया अभी रहता है। जैसे हम्म। हाँ, नहीं वो तो अभी जैसे मैंने खरीदा हुआ है, तो वो कहाँ यूज किया जाए? किसमें ज्यादा बेनिफिशियल होगा उसको पहली डालना? बात तो आप बरसात में मैन्योरिंग नहीं करते हैं अपन, ओके। जब रेंस रिसीड हो जाएगी तब अपन जी उसको जी। बिखेर के और फिर गुड़ाई करके उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। ओके, हम्म। अच्छा ठीक है। और नीम खली कब यूज नीम करें? खली भी डेप्थ पे जानी चाहिए, कम से कम 3-4 इंच नीचे। अच्छा, वो आजकल यूज कर सकते हैं? अभी तो कुछ भी मत करिए, क्योंकि अभी जो देंगे ना वो बह जाएगा या नीचे चला जाएगा, जैसे मैंने अच्छा आपको अच्छा, बताया ना कि रेंज की प्रॉब्लम है, कि है ना वो, जी जी जी। है ना, आपको ओके, लीच डाउन करेगी या बहा के ले जाएगी, इरोजन हो अच्छा जाएगा, अच्छा। रन ऑफ हो तो जाएगा। ये तो अभी एक अक्टूबर के आसपास सितंबर, से हाँ करें? सितंबर में कुछ भी नहीं करिए, बस प्लांट को पानी से बचा के रखें जहां तक हो सके। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। क्योंकि थैंक यू सो मच। ओके।
Thank you, sir. Okay, so we can leave. Nobody. हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। साक्षी जी नमस्कार। हाँ जी सर। सर मैं ठीक है सर, बढ़िया है, बहुत अच्छा सेशन था ओके, सर। ये मेरे को फाइकस प्लांट्स को रिपोर्ट करना था, तो वो अभी कर सकते हैं इस हफ्ते में? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बरसात में करने में अपन को ठीक है। तो प्रूनिंग हाँ वूनिंग नहीं करनी है, बाकी तो अच्छा है। हाँ जी, प्रूनिंग वगैरह अपन को नहीं करनी है, कटिंग प्रूनिंग, बाकी तो you can do। प्रूनिंग कर ली थी, प्रूनिंग प्रूनिंग का कर ली थी। प्रूनिंग अगर आप करती हैं तो अपन को रिस्क रहता है। किसका, फाइकस का? हाँ जी, फाइकस फाइकस का तो प्रूनिंग तो आप, कर ली थी सर, एक्चुअली 3 हफ्ते पहले कर ली थी। हाँ तो ठीक है, अपन ज्यादा से ज्यादा फाइकस तो वैसे हार्डी प्लांट है काफी। हाँ जी ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक ओके, यू। एक कृषि विश्वविद्यालय नमस्ते सर। प्रोफेसर। नमस्कार, कौन बोल रहा है? सर भारती जी। सर भारती हाँ, सर, ये टोबैको कौन सा वाला यूज करना है? टोबैको लीव्स? टोबैको लीव्स, ये जो पान की दुकान पे तम्बाकू मिलता है ना, लाल पुड़िया वाला। मार वीडियो में दिख रहा है, वो भी देख रही है, वो भी देख। ये इक्का जी आवाज बंद करो अपनी। हाँ हाँ मैडम, जी आप ये सर। जो तम्बाकू जो मिल रहा है पान जी की दुकान वाला, जी। वैसे तो पंसारी के यहाँ पुराने जमाने में मिला करता था, बड़ी बड़ी पत्तियां होती थी जिसमें आपको सूखी हुई अच्छा। पुरानी। पर अभी जो अपनी हम्म। रिच में है वो तो यही है कि पान की दुकान पे जो तम्बाकू खाते हैं ये लोग, हाँ। वो 2 पाउच 1 लीटर में डाल के भिगो के रख दें, या उनको अच्छा, उबाल भी कितना सकते हैं और भिगो भी सकते हैं। अच्छा, 1 कितना टाइम के लिए भिगोना है अगर तीन भिगोए चार तो? दिन 5 दिन के लिए, वो बदबू मारने लगेगा। इम्पोर्टेंट चीज है अच्छा। अपने पास इनकी, ये जितने भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैं उनकी इम्पोर्टेंट चीज है उनकी बदबू, है ना? ठीक है हाँ, जी। अच्छा, फिर उसका फॉलियर स्प्रे करना है छान फिर के? इसका फोलियर स्प्रे कर दीजिए। ये जरूर देखिए कि अपने ये बरसात तो नहीं आ रही। आप तो कोटा में ही है ना? जी सर, कोटा में ही हूँ। हाँ, सर अभी फिर फर्टिलाइजर कब दें? अभी आपने बोला अभी बारिश में अब नहीं देना होता। ये वाला निकल जाए बारिश का, वी विल गिव इन अक्टूबर। ओके सर, वर्मी कंपोस्ट देना है। हाँ, और कितना, एक 12 इंच के पॉट में कितना कंपोस्ट देना है? आप रिपोर्ट कर रही है ना? नहीं नहीं सर, रिपोर्ट नहीं कर रही, पुराना ही पौधा है मेरे, बैंगन के पौधे हैं। हाँ हाँ, तो और देखिए वर्मी दो। कंपोस्ट खाद का मतलब जब है गोबर की खाद हो चाहे केचुए की खाद हो, कि जो या तो अपन मिलाएं, ऊपर डालने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप ऊपर डालना चाहती है तो वर्मी कंपोस्ट हो या चाहे गोबर हो कुछ भी हो, उनको उस पानी की स्लरी बना लें। जी सर। जैसे 5 लीटर सर की मैंने। बाल्टी, 5 लीटर की बाल्टी में पानी घोल के करीब आधा हाँ। किलो वर्मी कंपोस्ट डाल के उसका पानी पिलाएं। अच्छा, पर ये जब जैसे प्लांट उगाए थे मैंने तब कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डाली थी मैंने। हाँ हाँ, पॉटिंग मिक्स जो बनाया था हम्म। उसमें डाली थी, तो उसके बाद मैंने एक बार भी नहीं डाली है, लगभग 2-2.5 महीना हो गया है। हाँ तो उसका पानी पिलाइए आप। जी, ये बारिश खत्म होने के बाद में? हाँ, अगर वो शेड में है जी। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, शेड में तो नहीं है, बालकनी है। धूप हाँ आती है 4-5 घंटा तो। हाँ, तो अभी कुछ दिन रुक जाइए, अभी 5-7 दिन की बरसात है और, ओके सर, है ना? थैंक यू सर। ओके ओके, नाउ वी कैन लीव। Thank you, sir.